going to start Mewad, complete Mewad Vansh in this video and it will be a quick revision. ठीक है, पेपर के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. कल मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दिया था, एक बार उसको क्विकली रिवाइज करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे. देखिए, मेवाड़ जो एरिया है दैट इज़ बेसिकली द एरिया विच बिलोंग्स टू महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा. तो स्पेशली जो सिलेबस में गिवन है वो हमें गिवन है महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा. ठीक है, सिलेबस के अंदर आपने देखा ही होगा. सिलेबस में तो गिवन है सिर्फ महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा ही, लेकिन मैं थोड़ा सा मेवाड़ वंश, क्योंकि अपने को ये भी गिवन है रिलेशन विद मुगल्स, है ना, रिलेशन विद मुगल्स भी गिवन है. राजपूत जो सोसाइटी है उसका क्या रिलेशन रहा मुगल्स के साथ, तो इस तरीके से भी लाइन गिवन है. तो मेवाड़ में पूरा आपको कराने वाली हूँ. अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ सांगा ही पढ़ने की ज़रूरत है या सिर्फ प्रताप ही पढ़ने की ज़रूरत है तो आप थोड़ा सा आगे आगे वीडियो को आगे बढ़ाकर देख सकते हैं. ठीक है, इसी के अंदर आपको सांगा और प्रताप थोड़ी देर में ही आ जाएंगे. ठीक है, वैसे ये कंप्लीट मेवाड़ वंश है, बाकी भी किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इक्वली यूजफुल है. तो स्टार्ट करते हैं, है ना. चलिए देखिए, तो राजधानी क्या थी, मध्यमिका थी. कुश के वंशज इनको कहा जाता था, जो दृढ़ राखे धर्म को, तीखी राखे करतार, यानी कि जिनके लिए धर्म उनका सबसे ऊंची चीज़ है, तो वो हमेशा अपनी करतार को क्या रखते हैं, तीखी रखते हैं, यानी कि कभी भी अटैक करना पड़ सकता है. विश्व का प्राचीनतम वंश इसको कहते हैं. हिंदुआ सूरज, भील सरदार इनका राज तिलक करते थे. ना तो इन्होंने कभी भी मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और ना ही कभी ये दरबार में उपस्थित रहे. अब इसकी स्टार्टिंग होती है गुहिल वंश से. सो गु से गुहिल वंश और ग से ही हो जाएगा गुहादित्य. अब अबुल फजल ये कहते हैं, देखिए बेसिकली अबुल फजल नाम से पता चल रहा है बाहर के थे, तो इन्होंने इनको बाहर का ही बता दिया, यानी कि जो ईरान के बादशाह हैं नौशेखा उनका वंशज बता दिया है. और टोड और श्यामल दास, तो श्याम वल्लभ है ना, तो श्यामल दास ने इन्हें वल्लभ ही बता दिया है. और जो डी आर भंडारकर हैं, नैन्सी हैं और गोपीनाथ हैं, आप नाम भी देखो, भंडार हम भंडारा किसके लिए करते हैं, ब्राह्मणों के लिए करते हैं, तो इन्होंने इनको ब्राह्मण बता दिया. गौरी शंकर ओझा, गौड़ से सूर्य को देखो, गौरी शंकर ओझा इन्हें सूर्यवंशी बता देते हैं. अब पहले आते हैं बप्पा रावल या फिर काल भोज. ओझा ये कहते हैं कि इनका जो बप्पा है वो कोई नाम नहीं है, उपाधि है, और उपाधि इनको मिली थी. नैन्सी और टोड ये कहते हैं कि ये जो बप्पा थे इनको हरित ऋषि का जो आशीर्वाद था वो प्राप्त था, जिसकी वजह से इनको मेवाड़ मिला. राज प्रशस्ति में ये लिखा है कि इन्होंने मान मौर्य को हराया था, तब इन्होंने चित्तौड़ जीता था और नागदा अपनी राजधानी बनाई थी. समाधि इनकी बप्पा रावल वही है. और कैलाशपुरी में इन्होंने एकलिंग जी का मंदिर भी बनवाया. सोने के सिक्के भी चलाए 115 ग्रेन के. और बप्पा ने ही नागभट्ट प्रथम, जो कि हमने चौहान वंश के अंदर पढ़े थे, गुर्जर प्रतिहार वंश में पढ़े थे, तो नागभट्ट प्रथम हो गए, या अजमेर के अजयराज जो हमने शाकंभरी या फिर सांभर के चौहान वंश के अंदर पढ़ा, या फिर हाड़ौती के धवल हूँ, या फिर मांड के देवराज भाटी हूँ, या फिर सिंध के दाहिर हूँ, इन सब को संग बनाकर सिंध को अरब आक्रमणकारियों से स्वतंत्र कराया था. बप्पा रावल इनके साथ ही थे. बप्पा ने हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण की. बप्पा ने मोहम्मद बिन कासिम को भी पराजित किया और इराक, ईरान और खुरासन तक का प्रदेश जो है वो जीता भी. बप्पा ने इस क्षेत्र में कई विवाह भी किए और मूर्ति पूजा भी स्टार्टिंग की, उसकी भी प्रारंभ किया. फतू उल बलदान के अनुसार भारत में पुनः मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई. चार्ल्स मार्टिन ये कहते हैं कि ये ऐसे शौर्य थे जिनसे टकराकर जो अरब आक्रमणकारी थे उनका जो भाटा था, जो ज्वार भाटा था, वो चकनाचूर हो गया. ये चार्ल्स मार्टिन कहते हैं. किसके बारे में कहते हैं, बप्पा रावल के बारे में कहते हैं. बप्पा रावल कौन है, बप्पा रावल एक उपाधि है, और जो उपाधि किसने कही है, ओझा ने कही है. ठीक है, और क्या कहा गया है, नैन्सी और टोड ने क्या कहा है कि इनको हरित ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त हुआ. राज प्रशस्ति में क्या लिखा है कि इन्होंने मान मौर्य को हराया. नागदा इनकी राजधानी थी. कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर था. तो ये सब इनके बारे में आपको ध्यान रखना है. चलिए आगे आ जाते हैं. अल्लट या फिर अल्लू रावल, 4 चीज़ें ध्यान रखनी है. एक तो आहड़ राजधानी, नौकरशाही की स्थापना, हरिया देवी से विवाह और वरहा मंदिर. ये 4 चीज़ें आपको अल्लट या फिर अल्लू रावल से रिलेट करके आपको ध्यान रखनी है. आहड़, नौकरशाही, हरिया देवी और वरहा मंदिर. ठीक है, 4 चीज़ें ध्यान रखनी है. आहड़, नौकरशाही, हरिया देवी और वरहा मंदिर. अब एक है शक्ति कुमार. ये देखो, ये आ सकता है कि जो शक्ति कुमार हैं वो किस वंश से रिलेटेड है ना, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाया जाए तो इस जैसे शक्ति कुमार मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने नहीं सुना होगा. पर्सनली मैंने नहीं सुना था, जब ये नोट्स वगैरह पढ़े तो देखा, तो इसीलिए कुछ इस तरीके से, जैसे जो बहुत ज़्यादा टफ पेपर बनाना होता है तो इस तरीके के क्वेश्चंस डाले जा सकते हैं.
तो देखिए, शक्ति कुमार मालवा के मुंज परिमार ने चित्तौड़ पर अधिकार किया। मुंज के वंशज परमार भोज ने चित्तौड़ में तिरुभवन नारायण मंदिर बनवाया, जिसे मोकल का समिधेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो मालवा इज अराउंड एरिया अराउंड गुजरात। तो मालवा के जो मुंज परमार थे उन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, और जो मुंज के जो वंशज परमार थे भोज ने चित्तौड़ में तिरुभुवन नारायण मंदिर भी बनवाया, जिसे मोकल का समिधेश्वर मंदिर भी कहते हैं। फिर आएंगे रन सिंह और कर्ण सिंह। तो इनके टाइम पे जो शाखाएं होंगी वो विभाजित हो जाएंगी। एक तो रावल हो जाएंगे शेम सिंह, और राणा हो जाएंगे राहब। फिर आएंगे जैत्र सिंह। जैत्र सिंह वही हैं जिनके टाइम पे मेवाड़ का स्वर्ण युग रहेगा मध्यकालीन में। भूताला का युद्ध होगा, इल्तुतमिश को हराएंगे 1227 में, और इल्तुतमिश क्या करेंगे, नागदा को नष्ट कर देंगे, और फिर राजधानी जो होगी वो चित्तौड़ हो जाएगी। अभी हमने पढ़ा था कि बप्पा रावल ने जो राजधानी बनाई थी वो नागदा बनाई थी। और जैत्र सिंह के टाइम पे जब भूताला का युद्ध होगा इल्तुतमिश के साथ, उसके बाद जो राजधानी होगी वो क्या हो जाएगी, वो राजधानी हो जाएगी अपने पास चित्तौड़। एक बार मैं नोट्स के अंदर भी निकाल लेती हूँ। हाँ, तो राजधानी क्या हो जाएगी, चित्तौड़ हो जाएगी। और जय सिंह सूरी ने हमीर मदमर्दन में इल्तुतमिश को हमीर बताया है। अब आ जाते हैं तेज सिंह। तेज सिंह 1260 में आहड़ में कमल चंद्र ने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण चित्रित किया। ठीक है, और इन सबको थोड़ा थोड़ा ट्रिक से भी पढ़ाया हुआ है। आप राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। अभी क्योंकि जल्दी पढ़ाना है तो ट्रिक्स भी बताने का टाइम नहीं है, है ना। जिसने पढ़ा हुआ है उसके लिए वीडियो यूज़फुल है, जिसने नहीं पढ़ा है वो पहले थोड़ा सा पढ़ ले। ठीक है, और पढ़ेंगे कहाँ से, अपने आप भी आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ वीडियोज़ चैनल पर अवेलेबल हैं जहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ाया गया था और अब एक साथ पढ़ाया जा रहा है। अब आ जाते हैं रावल रतन सिंह। तो रावल रतन सिंह और पद्मावती आप सबने सुनी होगी बातें, कहानी भी सुनी होगी, लेकिन हमारे लिए वो कहानी पेपर में नहीं आएगी, उसको बस एक लाइन में ही सिमट के रह जाएगी। हमारे लिए आगे पीछे बहुत कुछ है याद करने के लिए जो पेपर में पूछा जाता है। तो रावल रतन सिंह, इनके पिता थे समर सिंह, भाई थे कुंभकर्ण जो कि नेपाल चले गए, पत्नी इनकी पता ही है सबको, है ना, पद्मिनी व नागमती। ससुर थे गंधर्व सेन, सिंहल द्वीप की थी, है ना, बेसिकली श्रीलंका साइड की थी पद्मिनी। और तोता था हीरामन, है ना। और तांत्रिक थे राघव चेतन, जो आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। 1302 में मेवाड़ के शासक थे। पद्मिनी को युद्ध का कारण बताने वाले ग्रंथ कौन सा है, पद्मावत। किसने लिखा है, जायसी ने लिखा है। कब लिखा है, 1540 में लिखा है। जायसी कौन, जायसी शेरशाह सूरी का समकालीन था। वास्तविक कारण ये कहते हैं कि अलाउद्दीन जो था वो साम्राज्यवादी था, महत्वाकांक्षा थी उसके अंदर, एम्बिशियस था वो, और चित्तौड़ को सैनिक व व्यापारिक उपयोगिता के लिए यूज़ करना चाहता था। 1303 में अलाउद्दीन जो होता है वो चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। 1301 में रणथंभौर पर किया था। डेट आई थिंक 13 जुलाई थी, एक बार मैं फिर भी क्रॉस चेक करूँगी। 11 जुलाई, ठीक है, 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर पर अधिकार किया था। और यहाँ पर क्या है, 1303। ठीक है, ईयर्स ध्यान रखने हैं, क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और इस युद्ध में जो रत्न सिंह जो थे और बादल और गौरा जो थे वो शहीद हो गए, और पद्मिनी ने 1600 राजपूत महिलाओं के साथ जौहर किया, और यह चित्तौड़ का पहला साका कहलाता है। मंझनिकों का प्रयोग किया गया, आप देख सकते हो आग के वो बारूद वगैरह बना के फेंक दिए गए, इस तरीके से प्रयोग किया गया। और इस युद्ध में खुसरो उपस्थित था। ग्रंथ आपको देखने को मिलेगा तारिक ए अलाई और खजाइन उल फतू। यहाँ पे अलाउद्दीन जो होगा वो ये जीत कर अपना जो पुत्र है, उसका जो पुत्र है खिज्र खां, उसको सौंप कर चला जाएगा, और वो जो नाम है चित्तौड़गढ़ का वो क्या रख दिया जाएगा, खिजराबाद। जानकारी कहाँ मिलती है, धाईबी पीर दरगाह लेख में मिलती है। 1303 से 1311 तक खिज्र खां यहाँ रहेगा, और कानड़ दे का भाई मूछला देव प्रशासक रहा। 1326 में मालदेव का पुत्र होगा बनवीर। अब बनवीर था, अब बनवीर को हरा देगा, कौन हरा देगा, सिसोदिया। तो अब यहाँ से सिसोदिया जो है वो एक शाखा स्टार्ट हो जाएगी। और चित्तौड़ मकबरे पर लिखा है कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक सिकंदर सानी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहेगा। इस मकबरे के लेख में अलाउद्दीन खिलजी को जिल ए इलाही, अल्लाह की परछाई कहा गया है। चित्तौड़ आक्रमण का कारण की बात करें तो अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति, चित्तौड़ का मालवा, गुजरात व दक्षिण भारत के मार्ग पर होना, क्योंकि वहाँ से निकलना ही पड़ेगा तभी आप दक्षिण की तरफ जा सकते हो, ये, और पद्मिनी। ठीक है, तो ये कारण बताए जाते हैं कि क्यों अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर अटैक किया। अब क्योंकि हमने देखा कि हमीर सिसोदिया जो होंगे वो बनवीर को हरा देंगे, तो फिर अब आ जाएंगे राणा हमीर सिसोदिया। थोड़ा सा रिलेट करते हुए चलेंगे तो आपको याद हो जाएगा।
चलिए अब आ जाएंगे राणा हमीर सिसोदिया। तो राणा हमीर सिसोदिया मेवाड़ में ये जो शाखा होगी, राणा शाखा या सिसोदिया वंश जो होगा वो इनके टाइम पे प्रारंभ हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1326 में सिसोदिया गांव के हमीर ने मालदेव के पुत्र बनवीर को पराजित किया। अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, कि 1326 में जब मोहम्मद बिन तुगलक का समय चल रहा है तो जो राणा हमीर सिसोदिया हैं वो बनवीर को हरा देंगे, मालदेव के पुत्र को हरा देंगे और चित्तौड़ पर अधिकार कर लेंगे और जो राणा शाखा है वो शुरू हो जाएगी। मेवाड़ का प्रथम उद्धारक कहा जाता है। देखिए मध्यकालीन का जो स्वर्ण युग है वो जैत्र सिंह के समय था, लेकिन मेवाड़ का प्रथम उद्धारक किसको कहा जाता है? राणा हमीर सिसोदिया को। क्योंकि देखो अभी सांगा नहीं आए, अभी लाखा तो खैर छोड़ ही देते हैं, प्रताप नहीं आए, तो इनको प्रथम उद्धारक कहा गया। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हमीर को विष्म घाटी पंचानन तथा रसिक प्रिया में वीर राजा कहा गया है। पूछा जा सकता है कि विष्म घाटी पंचानन किसको संबोधित किया गया है या वीर राजा किसको कहा गया है। तो देखो ये मेवाड़ के प्रथम उद्धारक है और हम अभी किसी की कुछ उपाधि वगैरह भी पढ़ रहे हैं तो हमीर को कहा गया है विष्म घाटी पंचानन। ये वो हमीर नहीं है जो रणथंभौर वाले हैं, ठीक है, वो हमीर देव चौहान थे। ये हमीर सिसोदिया हैं। हमीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। कहाँ पर कहा गया है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कहा गया है। और रसिक प्रिया में इन्हें वीर राजा कहा गया है कि ये तो बहुत ही वीर हैं। सिंगोली और बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया। हम देख रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के ही समकालीन थे, तो सिसोदिया जो होंगे वो मोहम्मद बिन तुगलक को हराएंगे और चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर भी बनवाएंगे। तो सिसोदिया से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी पड़ेंगी कि एक तो ये बनवीर को हराएंगे, मोहम्मद बिन तुगलक को हराएंगे, अन्नपूर्ण माता का मंदिर बनवाएंगे, वीर राजा यही हैं, विषम घाटी पंचानन यही हैं, राणा शाखा इन्हीं से शुरू होगी। फिर आ जाते हैं लक्की, है ना, ओए लक्की लक्की ओए, यानी कि राणा लक्ष्य सिंह या फिर लाखा। सो ही इज़ वेरी लकी एंड हाउ, कैसे हम कह रहे हैं कि ये बहुत लकी थे? तो देखो इनके टाइम पे बहुत सारे लोग कुछ कुछ करेंगे, है ना, और इनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखो छीतर बंजारा था तो उसने उदयपुर में पिछोला जेल बनवा दी, ठीक है, इनके समय पे। और जावर में चांदी की खान मिल गई। बूंदी के नकली दुर्ग के विजय का प्रतिरोध करते हुए कुंभाहाड़ा ने प्राण दे दिए। मैंने आपको पढ़ाया था कि कुंभाहाड़ा ने प्राण दिए थे। बूंदी का नकली दुर्ग जब बनाया था तो मैंने आपको दुर्ग बनाते वक्त बिल्कुल लास्ट लाइन में ये चीज़ जो थी वो रिपीट भी कराई थी। देखो इसीलिए मैं नोट्स अपने पास रखती हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे स्क्रॉल करने से अच्छा है ना कि मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने कहाँ पढ़ाया है। कभी कभी मिल जाते हैं, कभी कभी नहीं भी मिलता। तो देखो यहाँ पर हाँ, देखो तारागढ़ बूंदी का जब मैंने आपको किला पढ़ाया था, दुर्ग पढ़ाए थे, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि वीर विनोद के अनुसार जो क्षेत्र सिंह है ना, आई डोंट नो इसको क्षेत्र सिंह बोलेंगे या क्षेत्र सिंह बोलेंगे, बट जो भी बोलेंगे, ठीक है, तो क्षेत्र सिंह जो थे वो बूंदी विजय करते वक्त वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ठीक है। और जो उनके पुत्र थे लाखा, उन्होंने बूंदी विजय की कसम खाई और बूंदी का नकली किला बनाकर उसको ध्वस्त कर दिया था, ठीक है। इस नकली किले की रक्षा के लिए जो कुंभाहाड़ा थे उन्होंने अपने प्राण जो थे वो दिए थे। ये बूंदी के तारागढ़ किले की बात हो रही है। वहाँ पे आपको 84 खंभों की छतरी भी देखने को मिलेगी, नवल सागर भी देखने को मिलेगा और साथ में जैत सागर भी देखने को मिलेगा। हाँ, तो ये अपना उससे रिलेटेड था, ठीक है। जहाँ पे भी डॉट्स कनेक्ट हो सकते हैं, आई एम कनेक्टिंग। अब राणा जो राव रनमल हैं उनकी पुत्री हंसा से विवाह हो जाएगा, है ना। जो रिश्ता था वो बेटे के लिए आया था, चूड़ा से होनी थी शादी, लेकिन हो जाएगी इनसे। इसीलिए जो चुंडा हैं वो यहाँ से चले भी जाएंगे, है ना। और फिर मेवाड़ का भीष्म पितामह जो है वो चुंडा को कहा जाता है। इनके बेटे थे, राणा लाखा के बेटे थे। चुंडा ने हंसा व लाखा के पुत्र, क्योंकि इनका पुत्र हो गया है ना, इनका पुत्र हो गया मुकल, तो हंसा जो थी वो ये पहले ही डिसाइड हो गया था कि जो हंसा के जो पुत्र होगा वो ही जो होगा वो नेक्स्ट उत्तराधिकारी बनेगा। तो चुंडा चले गए, इसीलिए चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। और उत्तराधिकार जो है उन्होंने त्याग दिया, किसके लिए? मोकल के लिए। लाखा ने पाट, मोकल व ठाट चुंडा की परंपरा निभाई।
मेवाड़ के सभी पट्टों, परवानों व संदों पर चुंडा तथा वंशजों पर भाले का निशान अंकित होता था। चुंडा के मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के 16 ठिकाने में से 4 ठिकाने दिए गए। चुंडा के जो वंशज हैं वो सलुम्बर के रावल कहलाए। ठीक है, सलुम्बर अब तो एक नया एरिया भी बन गया है, तो सलुम्बर के रावल कहलाए। और चुंडा तथा उनके वंशजों को सेना का अग्रिम यानी कि आगे रहने का पूरा पूरा अधिकार होता है जो चुंडा के वंशज के हैं। तो ये सब उनको दिया गया कि उनके लिए परंपरा निभाई गई, और संदों पर, पट्टों पर, परवानों पर उनके भाले के निशान अंकित होते हैं चुंडा के। और चुंडा को ही जो 16 ठिकाने थे उनमें से 4 ठिकाने भी दिए गए, सलुम्बर के रावल कहलाए। और उन्हीं के जो आगे वंशज हैं उनको अग्रिम दस्ता में भी रहने का अधिकार होता है। फिर बात करते हैं मोकल की। क्योंकि चुंडा चले गए हैं तो मोकल जो हैं वो अब बनेंगे, राजा बनेंगे। ठीक है, उत्तराधिकारी बनेंगे। इनके संरक्षण कौन है? रनमल है ना। रनमल की ही पुत्री थी हंसा, रनमल की ही पुत्री थी हंसा। ये देखो, रनमल की ही पुत्री थी हंसा। तो रनमल जो होंगे वो अपने एक तरीके से आई थिंक नाता लगेगा ना, है ना, बेटी का बेटा। तो रनमल जो होंगे वो इनके संरक्षक होंगे। और हंसा के अविश्वास के कारण जो चुंडा थे वो मेवाड़ छोड़कर मालवा चले गए थे। वास्तु का ध्यान रखने हैं। देखो, मोकल जो हैं वो खास वैसे कुछ करेंगे नहीं, लेकिन कुछ जैसे मंदिर वगैरह बनवा देंगे, इस तरीके की चीज़ें देखनी होंगी। तो वास्तुकार थे इनके टाइम पे फन्ना, मन्ना व बीसल। मोकल के टाइम पे फन्ना, मन्ना व बीसल। भोज परमार द्वारा चित्तौड़ में निर्मित त्रिभुवन नारायण मंदिर जो था उसका पुनर्निर्माण कराया, और उसका नाम जो है वो समिदेश्वर मंदिर रख दिया। एक तो देखो, त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया, और फिर उसका जो पुनर्निर्माण जो पहले से ही बना हुआ था उसका पुनर्निर्माण करवा के उसका जो नाम है वो समिदेश्वर मंदिर रख दिया। फिर एकलिंग के चारों ओर परकोटा बनवा दिया। कुछ नया नहीं बनवाया, जो पहले से ही बना हुआ है उसी के आसपास कुछ करा रहे हैं। जैसे एकलिंग जी के चारों ओर परकोटा बनवा रहे हैं। जो त्रिभुवन नारायण मंदिर पहले से बना हुआ है उसका पुनर्निर्माण करवा के उसको समिधेश्वर मंदिर नाम उसका रख दिया। ठीक है, वास्तुकार कौन है, कौन ये सब काम कर रहे हैं? फन्ना, मन्ना, बीसल कर रहे हैं। गुजरात के अहमद शाह के आक्रमण के समय, जब गुजरात के अहमद शाह आक्रमण करते हैं तो ये जीलवाड़ा ही होगा, आई थिंक, लेट मी चेक करना पड़ेगा। राजसमंद के पास मोकल की हत्या जो होगी वो चाचा मेरा तथा महपा पवार ही कर देंगे। ये क्षेत्र सिंह की खातिन पत्नी के पुत्र थे। ठीक है, तो फैमिली इश्यूज, तो जो क्षेत्र सिंह थे और ये उनकी खातिन पत्नी के ही पुत्र थे, तो ये मार देते हैं उनको। चाचा मेरा, जो इनकी हत्या है वो चाचा मेरा और महपा पवार कर देते हैं। मोकल की पत्नी जो थी कमलावती, वो अहमद शाह से चित्तौड़ की रक्षा की उसने, और चाचा व मेरा की हत्या जो थी वो रनमल व राघव देव ने कर दी, क्योंकि इनके संरक्षण थे रनमल। तो रनमल और राघव देव बदला लेने के लिए चाचा और मेरा को मार देते हैं। रनमल ने चुंडा के भाई राघव देव की भी हत्या कर दी। ठीक है, राघव देव की भी हत्या हो गई है। सरदारों ने चुंडा को मांडू से वापस बुला लिया कि आप चुंडा जी वापस आ जाइए, तो वो वापस आ गए। तो इनके प्रमुख वास्तुकार ध्यान रखने हैं फन्ना, मन्ना और बीसल। तो अब आ जाएंगे राणा कुंभा। राणा कुंभा भी देखिए सिलेबस में नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ग्रेड सिलेबस। रेस्ट राजस्थान जीके में तो सब कुछ ही है। जो स्पेसिफिकली या जो स्पेशली सिर्फ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक्स रिवाइज कर रहे हैं वो वीडियो को थोड़ा सा स्क्रॉल करके आगे बढ़ाकर सिर्फ राणा कौन कौन है, सांगा और प्रताप, वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, और राणा है, सांगा है, हाँ, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप हैं, क्योंकि उनके बाद भी कुछ 2-3 हैं। एक राज सिंह है, ठीक है, राज सिंह है। ये जो हैं वो आपके 3 सिलेबस में गिवन है, लेकिन क्योंकि मैं पूरा ही पढ़ा रही हूँ तो मैं आगे भी आपको करा दूंगी। चलिए राणा कुंभा की बात करते हैं, जिसको कुंभकर्ण 1433 से लेकर 1468। मोकल की परमार रानी सौभाग्य देवी के पुत्र थे। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा मोकल, इनकी भी एक और रानी थी परमार रानी सौभाग्य देवी, उनके पुत्र थे राणा कुंभा। 1433 में मेवाड़ के शासक बने। 1438 में षड्यंत्र कर भारमली से रनमल को विष दिलवा दिया। ठीक है, वही रनमल जो संरक्षक थे लाखा के। अब नाउ ही इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। तो ये क्या करते हैं, भारमली से मिलकर और षड्यंत्र रचकर उनको विष दिलवा देते हैं। चुंडा ने राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया। मांडू से वापस बुला लिया जाता है चुंडा को, ये मंडोर पर अधिकार कर लेते हैं। जोधा ने बीकानेर के पास कावनी गांव में शरण ले ली। ठीक है, और 1453 में जोधा ने मंडोर पर पुनः अधिकार कर लिया। ठीक है, तो आप देखिए जो जोधा है 1438 के अंदर ये अधिकार कर लेंगे कौन, चुंडा।
और जब चुंडा अधिकार कर लेंगे तो फिर जोधा यहाँ से चले जाएंगे। तो जोधा कहाँ चले जाएंगे? जोधा बीकानेर के पास कामनी गांव है, वहाँ पे चले जाएंगे। लेकिन 1453 में जोधा वापस आएंगे और फिर मंडोर पर पुनः अधिकार कर लेंगे। जिस पर अधिकार चुंडा कर चुके हैं वापस यहाँ पर जोधा आएंगे, जो कि बीकानेर के कामनी गाँव में चले गए हैं, वापस यहाँ पर आएंगे और वापस पुनः अधिकार करेंगे। अब यहाँ पर संधि होगी जिसको कहते हैं आवल बावल की संधि। आवल बावल भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, कभी टाइम मिलेगा तो बताएंगे। मेवाड़ मालवा संघर्ष, ठीक है। मेलवा बोल रही हूँ। मेवाड़ इज़ बेसिकली रिलेटेड टू उदयपुर, राजसमंद, ये वाला एरिया। एंड मालवा जो है वो हम कहीं ना कहीं यहाँ पर बात कर रहे हैं राजस्थान वाले एरिया की, ठीक है, हम गुजरात वाले एरिया की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेवाड़ और मालवा का भी संघर्ष चलेगा। आवल बावल की संधि इज बिटवीन जोधा एंड चुंडा के जो भी आगे शरणार्थी बचे थे। मेवाड़ और मालवा का संघर्ष का कारण क्या है? अब देखो, ये मालवा जो है वो गुजरात से रिलेटेड है। मालवा के अंदर थे महमूद खिलजी। महमूद खिलजी फर्स्ट ने क्या किया, चाचा के जो पुत्र थे महपा, वह सहयोगी एका पवार को शरण दी थी। तो ये एक कारण बन गया कि भाई शरण क्यों दिया आपने चाचा के पुत्र, वही चाचा जिनको मारा गया है, ऊपर मारा था ना चाचा को, और किसको मारा था साथ में, देखो अभी हमने पढ़ा था ना, चाचा और मेरा को मारा था ना, चाचा और मेरा को, एक्चुअली आंखों के सामने से, हाँ देखो, जब मुगल की हत्या हुई थी तो चाचा मेरा तथा महपा पवार ने की थी, है ना। तो चाचा और जो मेरा थे उन्होंने जो रनमल थे राघव देव की हत्या कर दी थी, इसकी हत्या कर दी थी, और चाचा व मेरा की हत्या जो थी वो रनमल ने कर दी थी, ठीक है। और फिर रनमल ने ही चुंडा के भाई राघव देव की भी हत्या कर दी थी। तो पहले तो चाचा और मेरा को किसने मारा? रनमल और राघव देव ने मारा। फिर राघव देव को किसने मार दिया? रनमल ने मार दिया। तो यहाँ पे जो चाचा का पुत्र है महपा, वो तो बचा हुआ है ना, तो महपा और एका पवार को शरण कौन दे देते हैं? मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट। चलिए, तो अब फिर होगा 1437 में सारंगपुर का युद्ध, है ना, या फिर झालावाड़ जिसको बोलते हैं। तो मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट को हराने के उपलक्ष्य में 1440 से 48 में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ जो होगा वो बनाया जाएगा। और कीर्ति स्तंभ बनवाएंगे क्योंकि सारंगपुर का युद्ध हुआ है, जीते हैं तो फिर तो कुछ तो बनवाना बनता है। तो फिर क्या बनवाएं? तो फिर कीर्ति स्तंभ बनवाया जाएगा। कीर्ति स्तंभ 120 फीट ऊंचा है, 30 फीट चौड़ा है और उसके अंदर 9 मंजिल है, और तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। तो 3 का स्क्वायर कर लेना, 9 बहुत इजीली याद रह जाएगा। ये विष्णु को समर्पित है। इसकी जो प्रशस्ति है वो अत्रि और उनका जो पुत्र था महेश उसके द्वारा है। वास्तुकार जैता व उसके पुत्र नापा और पुंजा है। देखो, वास्तुकार मतलब वस्तु को बनाना है तो उसको नाप तोल के बनाना होगा, है ना, जैसे तैसे बनाओ लेकिन नाप तोल के बनाना पड़ेगा। तो वास्तुकार जैता, नापा और पुंजा है। और प्रशस्ति, तो देखो आपको त्र लिखना है, तो त्र लिखने के लिए आप मीन्स बहुत अच्छे होने चाहिए। तो प्रशस्ति अत्रि और पुत्र महेश, और वास्तुकार जैता व उसके पुत्र नापा व पुंजा। कीर्ति स्तंभ की अंतिम मंजिल पर यह प्रशस्ति लिखी है। और कीर्ति स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर व मूर्ति शिल्प का विश्व कोश भी कहते हैं। अबुल फजल ने अकबरनामा में भी इसका वर्णन किया है, और फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना जो है वो रोम के टार्जन से भी की है, और टोड ने तो इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया है। स्वरूप सिंह जो इसकी सबसे ऊपरी मंजिल होंगी उसका पुनर्निर्माण भी करवाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, एवरी वर्ड इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये जो नोट्स हैं ईच लाइन हैज़ क्वेश्चन, हर लाइन में क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट ये नोट्स हैं। आप ये नोट्स जो हैं वो इजीली डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ उसके नोट्स वहाँ पे अब अपलोड कर रही हूँ। आप इन नोट्स को निकाल लीजिए। अगर आपको कहीं से कुछ लगता है, जैसे आप मान लीजिए कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं और उसमें आपको लगता है कि भाई ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस नोट में नहीं है, आप वो ऐड कर सकते हैं। हार्डली एक भी पेज ऐसा नहीं होगा, मतलब एक भी पेज आपका पूरे साल में भरेगा नहीं जो इस नोट्स के अंदर ना हो, क्योंकि सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो देखिए अब हम कहाँ पर थे, हाँ, जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण जो होगा वो, अब ये तो था देखो वैसा कीर्ति स्तंभ, एक है जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण जीजा शाह और बघेलवाल करवाएंगे। यह 75 फीट ऊंचा है, वो 120 फीट ऊंचा था, ये 75 फीट ऊंचा है। उसमें 9 मंजिल थी, इसमें 7 मंजिल हैं। वो विष्णु को समर्पित था, ये आदिनाथ जी को समर्पित है। और हाँ, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब होगा 1456 में कुंभा के विरुद्ध महमूद व कुतुबुद्दीन
कुतुबुद्दीन ने चंपानेर की संधि कर ली। अब देखो कुंभा एक तरफ है, दूसरी तरफ महमूद खिलजी फर्स्ट है और ऊपर है कुतुबुद्दीन। अब ये दोनों मिलकर चंपानेर की संधि कर लेंगे। चंपानेर की संधि कुंभा के साथ नहीं हुई है, मालवा के जो महमूद हैं उनके साथ और कुतुबुद्दीन के साथ हुई है। अब दोनों ने संयुक्त सेना ने कुंभा पर आक्रमण कर दिया। अब कुंभा भी बहुत चालू है ना। कुंभा क्या करेंगे, कुतुबुद्दीन को तो धन देकर लौटा देंगे और महमूद को बैराठगढ़ के युद्ध भीलवाड़ा में परास्त करेंगे। ठीक है कि तू तो यहीं बैठ जा, तेरे को तो मैं हरा कर ही भेजूंगा। तो बैराठगढ़ में उसको हरा कर भेजेंगे, किसको, महमूद को और कुतुबुद्दीन को, कि भाई तुम बहुत दीन हो, है ना, तुम्हारे नाम में दीन है तो तुम्हें धन दे देते हैं। तो दीन को धन देकर लौटा दिया जाएगा और महमूद के साथ बैराठगढ़ का युद्ध किया जाएगा। इस विजय के उपलक्ष्य में कुशाला माता का मंदिर बनवाएंगे कि हमने अपनी कुशलता शो की है, तो अब हम कुशाला माता का मंदिर बनवाएंगे। और पहले विजय स्तंभ भी बनवाया है ना, क्योंकि उनको हराया था। अब कुंभा ने इतना कुछ किया है, लेकिन कुंभा के जो पुत्र होंगे उदा, बहुत ही ऊत था, तो वो उसको ही मार देगा और बाद में कुंभा को उन्माद रोग हो गया था, है ना, पहले हुआ होगा, मृत्यु के बाद तो कैसे होगा। अब ये कुछ उपाधियां हैं जो कि काफ़ी बार पेपर में पूछी गई हैं, जैसे कि कुंभा को क्या क्या कहा जाता था। हिंदू सुल्तान कहा जाता था, गुजरात के शासकों ने कहा, ये सब आप देख लेना। हाल गुरु कहा जाता था, छाप गुरु कहा जाता था, रानू रासो कहा जाता था, इनके लिए ही लिखी गई है। दान गुरु, राजगुरु, नव्य भारत, अभिनव भारत, तो ये सब इनके लिए ही यूज़ किए जाते हैं। इन्होंने संगीत राज लिखी है, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, रसिक प्रिया, ठीक है, हरित गोविंद, संगीत क्रम दीपिका, चंडी शतक पर टीका, संगीत रत्नाकर पर टीका। और इनके हाँ, कुंभा के संगीत गुरु थे सारंग व्यास। उन्होंने लिखा, कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य की रचना की और प्रथम भाग राजमंडल की रचना कुंभा ने की है। देखिए जो कुंभा के जो संगीत गुरु थे सारंग व्यास का पुत्र था कान्हा व्यास, उन्होंने एकलिंग महात्म्य की रचना की और उस एकलिंग महात्म्य का जो प्रथम भाग है, वो जो राजमंडल है, वो कुंभा ने रचित किया है। ठीक है, तो और बाकी इनकी टीका वगैरह ध्यान रखना है ना। रसिक प्रिया, गीत गोविंद पर टीका, कामराज रीतिसार, हरिताविक, संगीत क्रम दीपिका, चंडी शतक पर टीका, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, ठीक है, ये सब ध्यान रखना। अब बात करें इनके दरबारी की, तो अभी हमने पढ़ा कि इनके जो गुरु थे सारंग व्यास, उनका पुत्र था कान्हा व्यास। तो कान्हा व्यास नाथा मंडन का भाई, वस्तु मंजरी गोविंद मंडन का पुत्र, ठीक है, वास्तुकार देव मूर्ति प्रकरण, वास्तुकार राजवल्लभ, वास्तु मंडन, रूप मंडन, प्रसाद मंडन, कोंदन मंडन, शगुन मंडन, वैद मंडन, बहुत सारे दरबारी हैं, है ना। सबके पीछे मोस्टली तो मंडन ही आ रहा है ना, रूप, वस्तु, प्रसाद, कोद, शगुन, वैद, फिर राजवल्लभ, वास्तुकार, देव मूर्ति प्रकरण, वस्तु मंजरी, ठीक है, मंडन का पुत्र, कला निधि, गोविंद, ये सब आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। कुंभा ने क्या क्या किया। वीर विनोद, जो श्यामल दास के वीर विनोद है, उसमें ये लिखा है 32 किलो का निर्माण कराया। कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, भूमठ, मचान दुर्ग, बैराठ का किला, कुंभ स्वामी का मंदिर, कुशाल माता का मंदिर, मीरा मंदिर, अच्छा ये वाला, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये इस बार पेपर में पूछा गया था और मैंने जब आपको मंदिर भी कराए थे तब भी मैंने आपको कहा था कि देखिए धरन शाह जो होंगे वो दीपाक की देखरेख में रनकपुर के जैन मंदिर बनवाएंगे। ठीक है, धरन शाह जो होंगे वो दीपाक की देखरेख में रनकपुर में जैन मंदिर बनवाएंगे, ये अभी पेपर के अंदर पूछा गया था। कुंभा की पुत्री रमाबाई जो होगी वो वागीश्वरी की उपाधि लेगी और रमाबाई के विवाह के लिए श्रृंगार चमड़ी का निर्माण करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, धरन शाह ने दीपाक की देखरेख में रनकपुर जैन मंदिर का निर्माण करवाया। कुंभा की पुत्री है रमाबाई को वागीश्वरी की उपाधि मिलेगी और रमाबाई के विवाह के लिए श्रृंगार चवड़ी का निर्माण करवाया जाएगा। फिर राणा उदा जिसने अपने पिता की हत्या करी थी वो बिजली गिरने से मर जाएगा। फिर आएंगे रायमल। अब रायमल के बाद जो सिलेबस में है महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप। रायमल इसने चित्तौड़ में अद्भुत जी का मंदिर बनवाया। ठीक है, रायमल अद्भुत जी का मंदिर बनवाया, अद्भुत ही राय दे देते हैं लोग, है ना। पत्नी श्रृंगार देवी ने घोसुंड की बावड़ी बनवाई। ठीक है, पत्नी जो थी श्रृंगार देवी, वही श्रृंगार देवी जो घोसुंडी में बावड़ी बनवाएगी। पुत्र पृथ्वीराज का विवाह टोडा के राव सुल्तान की पुत्री तारा के साथ हुआ और तारा के नाम पर ही अजय मेरू दुर्ग का नाम जो है वो तारागढ़ दुर्ग रखा गया। बहनोई सिरोही के जगमाल ने धोखे से हत्या की। पृथ्वीराज की जो छतरी है वो कुंभलगढ़ में है।
तो ये थे रायमल, जो कि अद्भुत जी का मंदिर बनवाएंगे। घोसुंडी की बावड़ी बनवाई जाएगी। इनका पुत्र है पृथ्वीराज, जो कि राव सुल्तान की पुत्री तारा से शादी करेगा, फिर तारागढ़ दुर्ग बनेगा। इनके बहनोई हैं सिरोही के जगमान, वही इनकी हत्या कर देंगे। और पृथ्वीराज की छत्री जो है वो कुंभलगढ़ में है। अब आएंगे महाराणा सांगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। महाराणा सांगा है ना, महाराणा सांगा अब खासकर सिलेबस में गिवन है। देखो अब पता नहीं कि क्वेश्चन पूछने वाला क्या क्वेश्चन पूछेगा। हार्डली 10 या 15 क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें इंडियन हिस्ट्री के भी क्वेश्चन पूछने हैं, राजस्थान हिस्ट्री के भी क्वेश्चन पूछने हैं। जो सिलेबस में गिवन है मेरे अकॉर्डिंग तो वही पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी पूछने लगे कि भाई तेज सिंह के बारे में बताओ, है ना। जैसे श्रावक प्रतिक्रमण चूरनी के बारे में पूछने लगे, रण सिंह के बारे में पूछने लगे, जिसके टाइम पे शाखा में विभाजन हुआ, शक्ति कुमार के बारे में पूछने लगे। जो मुझे लगता है, दिस इज़ मेरी ये थोड़ी सी धारणा है। तो इस तरीके के भाई आपको सांगा बोला है ना सिलेबस के अंदर, प्रताप बोला है, तो इनमें बहुत कुछ है पूछने के लिए। तो अगर सिलेबस पे स्टिक रहें तो पेपर बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। सिलेबस से बाहर गया तो कोई कुछ नहीं कर सकता। चलिए अब महाराणा सांगा। महाराणा सांगा संग्राम सिंह, सैनिक का भग्नावेश, तोड़ हिंदूपथ। देखिए इनका जन्म 1482 में होता है। पिता इनके रायमल थे, भाई इनका उड़ना पृथ्वीराज, जो हमने पढ़ा भी था, और जयमल, राय सिंह, सारंगदेव, सूरजमल, ये सब इनके भाई हैं। पिता इनके रायमल हैं। और रायमल के बारे में अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हाँ, रायमल के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था, जिन्होंने अद्भुत जी का मंदिर बनवाया था, ठीक है, वही है। अब भीमल गांव की चारनी जो होंगी वो पहले ही बोल देते हैं कि सांगा जो होंगे वो शासक बनेंगे। पृथ्वीराज जो इनके भाई ही थे वो इनकी एक आंख फोड़ देंगे। और सांगा जो होंगे फिर वो अजमेर में करमचंद पवार के पास अज्ञातवास में रहेंगे कि मुझे कोई ढूंढ ना पाए। इनका राज्याभिषेक होगा 1509 में सिकंदर लोदी के समय। गुजरात का महमूद बेगड़ा, मालवा का नासिर खिलजी इनके समकालीन हैं। अब बहुत सारे युद्ध होंगे। युद्ध याद करने से पहले एक बार दोबारा से मैं रिपीट करूंगी, बिकॉज दिस इज स्पेशली गिवन इन द फर्स्ट ग्रेड सिलेबस। तो महाराणा सांगा, तोड़ हिंदूपथ की उपाधि, संग्राम सिंह, पिता रायमल, जो अभी हम थोड़ी देर पहले हमने पढ़े हैं, भाई उड़ना पृथ्वीराज, जयमल, राय सिंह, सारंगदेव, सूरजमल। जो भीमल गांव की चारनी होंगी वो ये भविष्यवाणी करेंगे कि सांगा शासक बनेंगे। और पृथ्वीराज सांगा की एक आंख फोड़ देंगे। सांगा इज़ अ वेरी पर्सनालिटी की जो काफ़ी लंबे थे, काफ़ी चौड़े थे, और एक आंख फूटी हुई थी, शरीर पे बहुत सारे घाव थे, सुना है 84 घाव थे। तो एक बहुत खतरनाक पर्सनालिटी। और सांगा अजमेर में करमचंद परिवार के पास अज्ञातवास में रहेंगे। और सिकंदर लोदी के समय इनका राज्याभिषेक होगा। उसी टाइम पे गुजरात के महमूद बेगड़ा है और मालवा का नासिर खिलजी है। अब इनके 5 युद्ध याद रखने हैं। एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए आपको क्या करना है, ख से शुरू करना है, ख ब, यहाँ पे भी आप ख और बा से शुरू कर दीजिए। ख, ये बन गया, दोबारा कर देती हूँ। ये आप लिख लो ख और ये लिख लो ब। अब बीच में लिख लो ग, ठीक है। देखो तो महाराणा सांगा से स्टार्ट करेंगे, है ना। कल हमने महाराणा सांगा जो था वो थोड़ा पढ़ लिया था, आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप। देखिए महाराणा सांगा संग्राम सिंह या सैनिक का भग्नावेश, तोड़ हिंदूपथ। इनका जन्म 1482 में होता है। पिता इनके रायमल थे, भाई उड़ाना पृथ्वीराज, जयमल, राय सिंह, सारंगदेव और सूरजमल। अब भीमल चारनी की भीमल गांव की जो चारनी है वो सांगा के शासक बनने की भविष्यवाणी करेंगे। और पृथ्वीराज ने सांगा की एक आंख फोड़ दी। सांगा जो थे वो अजमेर में करमचंद पवार के पास अज्ञातवास में रहे। इनका राज्याभिषेक कब हुआ? 1509 में हुआ, जब सिकंदर लोदी भी थे, ठीक है, या था। और गुजरात का महमूद बेगड़ा और मालवा का नासिर खिलजी। अब देखो ये कुछ युद्ध हैं, आपको कैसे याद करना है, ख ग, फिर बीच में आएगा ब, फिर दोबारा से ख और फिर ग, ठीक है, ऐसे आपको याद करना है ये। अब नहीं, पहले हाँ सही लिखा है ना मैंने, ये एक सेकेंड, ये जो ग है ना ये बीच में आएगा, एक बार मैं दोबारा लिख देती हूँ। देखो पहले ख और फिर ब, ठीक है। अब इसी को आप पहले यहाँ पे उल्टे से शुरू कर दो, ख और फिर ब, बीच में लिखना है ग। अब देखो ख से खातौली का युद्ध, ब से बाड़ी का युद्ध, ग से गागरोन का युद्ध, ब से बयाना का युद्ध और ख से खानवा का युद्ध। तो खातौली के से शुरू होगा, है ना, तो खातौले, फिर उसके बाद युद्ध कर लेना, फिर ब से बाड़ी, फिर ग से गागरोन, फिर ब से बयान और फिर ख से खानवा। अब खातौली का युद्ध होगा 1517 में, फिर बाड़ी का होगा 1518 में, गागरोन का होगा 1519 में,
बयाना का होगा 1527 16 फरवरी को, और अपना ये खानवा का होगा 17 मार्च 1527 को, यानी कि हार्डली 1 महीने का ही डिफरेंस है बयाना में और खानवा के अंदर। एक बार ये रब कर देती हूँ। अब देखो, सबसे पहले जो खातोली का युद्ध है ये किसके साथ होगा? दिल्ली में इब्राहिम लोदी का सेनापति है मियाँ मक्कन, इसके साथ होगा महाराणा सांगा का, और मियाँ मक्कन को हरा देंगे, लेकिन जो सांगा है उनका एक भुजा और एक पाँव कट जाएगा। अब देखो, एक आँख पहले से ही पृथ्वीराज ने मतलब फोड़ दी थी उनकी आँख, तो यहाँ पे सांगा जो होंगे वो हिंदू पथ की उपाधि धारण करेंगे, और यहाँ पे जो मीरा के पति हैं भोजराज वो भी मारे जाएंगे, क्योंकि सांगा के तो बेटे थे भोजराज। तो ये हो गया इनका पहला युद्ध, खातोली का युद्ध। फिर दूसरा देखो, बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध कहाँ होगा? धौलपुर में होगा। यहाँ पर मियाँ मक्कन और जो मियाँ हुसैन है उसको हराया जाएगा। यहाँ पे तुजुके बाबरी के अनुसार जो बाबर हैं उसको न्योता देकर आएंगे। कौन? सांगा, दौलत खां लोधी और आलम खां। ठीक है, 3 लोग, सांगा, दौलत खां लोधी और आलम खां, ये बाबर को न्योता दे आएंगे। मियाँ मक्कन और मियाँ हुसैन को हरा देंगे। कौन है ये? इब्राहिम लोदी के सेनापति हैं। तो इब्राहिम लोदी से प्रॉब्लम थी, तो दौलत खां लोधी सांगा को और इनको आलम खां लोधी को अपनी तरफ मिला के बाबर को न्योता दे आते हैं। तो अब आ जाएगा थर्ड युद्ध, गागरून का युद्ध। यहाँ पे जो सांगा है वो अपने मित्र मैदिनी राय की सहायता के लिए जो मालवा का महमूद खिलजी II है उसको परास्त करेगा, बंदी बनाएगा, और फिर बंदी बनाया सांगा ने महमूद खिलजी II को परास्त कर बंदी बनाया, और सांगा ने इसे मुक्त करके मालवा का आधा राज्य वापस लौटा दिया। बेसिकली ही हेल्प्ड मैदिनी राय। मैदिनी राय मालवा के प्रधानमंत्री बना, पहला प्रधानमंत्री बना, और महमूद द्वारा निष्कासित किए जाने पर सांगा ने इसे गागरोन की जागीर दी। गागरोन वही जो कि आहू और काली सिंध नदी झालावाड़ में है। फिर आएगा बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध कब होगा? 16 फरवरी 1527 को। इस युद्ध में सांगा ने बाबर के सेनापति सगर खां को परास्त किया। ठीक है, जो बाबर का सेनापति होगा सगर खां, उसको परास्त करेगा। अब लास्ट आ जाएगा खानवा का युद्ध। ठीक है, जो कि सबसे लास्ट युद्ध रहेगा 17 मार्च 1527। तो काबुल के, पहले एक बार रिवाइज करते हैं फिर हम आगे पढ़ते हैं ना, पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कौन सा था हमारा? संग्राम सिंह सैनिक का भग्नावेश, तोड़ हिंदूपथ। 1482 रायमल भाई, पिता जो थे रायमल थे, भाई उड़ना पृथ्वीराज, जयमल, राय सिंह, सारंगदेव और सूरजमल। भीमल गांव की चारनी ने सांगा के शासक बनने की भविष्यवाणी की थी, और जो सांगा हैं वो अजमेर में करमचंद पवार के पास रहे थे। इसके बाद राज्याभिषेक हुआ 1509 में सिकंदर लोदी के समय। गुजरात के अंदर महमूद बेगड़ा हैं, मालवा के अंदर नासिर खिलजी हैं। पहला युद्ध होगा खातोली का युद्ध। कब होगा? 1517 में होगा, और इब्राहिम लोदी का जो सेनापति होगा मियाँ मक्कन, उसे सांगा हरा देंगे। एक भुजा एक पैर कट जाएगा। सांगा यहाँ पे हिंदू पथ की उपाधि धारण करेंगे। जो मीरा के पति होंगे भोजराज, उनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर दूसरा होगा बाड़ी का युद्ध 1518 में। यहाँ पर लोदी के सेनापति मियाँ मक्कन और मियाँ हुसैन को हरा देंगे। तुजु के बाबरी के अनुसार बाबर को भारत आने का न्योता कौन देंगे? सांगा, दौलत खां लोदी, आलम खां लोदी। फिर होगा गागरोन का युद्ध। यहाँ पे आपको मैदिनी राय ध्यान रखना है, महमूद खिलजी II याद रखना है, और ये ध्यान रखना है कि मैदिनी राय को गागरोन की जागीर दी थी। फिर होगा बयाना का युद्ध। तो बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527। यहाँ पे बाबर का सेनापति सगर खां को परास्त किया जाएगा। लास्ट होगा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कहाँ होगा? एक सेकेंड, खानवा का युद्ध होगा, मैं एक बार इसको रब कर देती हूँ पहले। देखिए, खानवा का युद्ध रूपावास भरतपुर 17 मार्च 1527। काबुल के एक ज्योतिषी थे मोहम्मद शरीफ, उन्होंने कहा कि बाबर तुम हारोगे, है ना, ये भविष्यवाणी की। तो बाबर ने शराब ना पीने, दाढ़ी ना कटवाने की कसम खाई और तमगा कर भी समाप्त कर दिया। बाबर की सेना में दाहिने पक्ष में हिमायू, केंद्र में, है ना, क्योंकि बाबर हिमायू एक ही हैं, और बाएं पक्ष में मेहंदी ख्वाजा थे। तो मेहंदी ख्वाजा भी इनके साथ ही थे। उस्ताद अली तोपखाने का नेतृत्व कर रहे थे। जिहाद का इन्होंने नारा दिया। गाजी की उपाधि धारण की। इनके सेनापति हसन खां मेवाती थे।
और सांगा, ये किससे रिलेटेड है? इस युद्ध में सांगा के सेनापति, देखो यहाँ तक तो था बाबर से रिलेटेड, यहाँ तक तो था बाबर से रिलेटेड। अब यहाँ पे सांगा के सेनापति कौन है? हसन खां मेवाती। ठीक है, देखो मेवाती है ना, मेवाती इज इन राजस्थान। तो हसन खां मेवाती सांगा के सेनापति हैं, और उनके तरफ से कौन है? मेहंदी ख्वाजा। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है। फिर देखो सांगा ने पाती पेरवन परंपरा निभाई। जो मारवाड़ के शासक थे राव गांगा, उन्होंने नगाड़ा बजाया। सलहदी तनवर ने विश्वासघात किया, इनसे सलाह ही नहीं लेनी चाहिए थी, इन्होंने विश्वासघात किया। और जब सांगा मूर्छित हो गए तो मालदेव व पृथ्वीराज कछवाहा उन्हें बसवा दौसा ले गए। ठीक है, कौन कौन ले गए? मालदेव और पृथ्वीराज कछवाहा कहाँ ले गए? दौसा ले गए। और इसके बाद युद्ध में मेवाड़ का राजचेन झाला अज्जा ने धारण किया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कालपी में सांगा को जहर दिया गया, तो वहाँ इनका काल आया हुआ था। ठीक है, तो कालपी में जहर दिया गया। मालवा और पृथ्वीराज लेकर कहाँ गए थे? बसवा दौसा लेकर गए थे। 30 जनवरी 1528 को मृत्यु हो गई बसवा दौसा के अंदर, जहाँ इनको लेकर गए थे। अंतिम संस्कार या जो समाधि है वो मांडलगढ़ में है, छतरी जो है वो बसवा में है। ध्यान रखेंगे, समाधि मांडलगढ़ में है, छतरी जो है वो बसवा में है। ठीक है, मान लो बारिश आ रही है तो आप किसी को बोल रहे हो लो छतरी ले लो, तो वो बोल रहे नहीं बस मुझे तो अब बारिश एंजॉय करने दो, तो बसवा के अंदर छतरी है, समाधि मांडलगढ़ में है। पराजय के कारण क्या क्या हैं? सांगा को बाबर की तैयारी का समय देना, राजपूतों के लड़ने की पुरानी तकनीकें, बाबर का तोप खाना। सांगा अंतिम हिंदू राजा था जिसके नेतृत्व में सभी राजपूत विदेशियों को भारत से निकालने हेतु इकट्ठा हुए थे। बाबर ने कहा कि सांगा का जो मुल्क है वो 10 करोड़ आमदनी और उनकी जो सेना है उसमें 1 लाख सवार, 7 राजा, 9 राव और 104 छोटे सरदार थे। तो ये थे महाराणा सांगा, जो कि आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में गिवन है, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप। इनके बाद वाले देखिए याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार मैं ज़रूर फिर भी रीड कर दूंगी, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, है ना। फिर बाद में कोई मेवाड़ की वीडियो भी देखेगा तो उसके लिए भी यूज़फुल हो जाएगी। और देखो, जिसको ये लग रहा हो कि मैडम ने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, तो एक्चुअली पेपर जो है ये हम अपलोड करेंगे आज 19 को, और पेपर जो है वो 23 से है ही। तो ये क्विक रिवीजन वीडियोस ही हैं, जिसने पढ़ लिया है ये उनके लिए है। ठीक है, अगर कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो उसको देखो नहीं समझ में आएगा, तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। चलिए अब देखो, बाबर सांगा के बाद देखो ये नाम ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये पूछा जा सकता है फर्स्ट ग्रेड में भी कि इनके बाद कौन आया था। इनके बारे में ना पूछें वो अलग सिचुएशन है, लेकिन ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि सांगा के बाद कौन। तो सांगा के बाद आएंगे रतन सिंह। कौन आएंगे? रतन सिंह। एक बार मैं पढ़ा देती हूँ, प्रताप और सांगा के बीच में ये कुछ लोग हैं, तो एक बार आप फिर भी सुन लीजिए। बाकी अगर आपको स्किप करना है तो आप स्किप करके सीधा महाराणा प्रताप भी देख सकते हो। देखो, राणा रतन सिंह बूंदी उत्सव के दौरान रतन सिंह व सूरजमल आपस में लड़ते हुए मारे गए। तो लो रतन सिंह और सूरजमल दोनों आपस में लड़ते हुए मारे गए। एक सांगा है 5-5 युद्ध लड़ते हुए चला गया, और एक देखो राणा रतन सिंह सिर्फ एक लाइन में खत्म हो गए कि बूंदी उत्सव के दौरान रतन सिंह और सूरजमल आपस में लड़ते हुए मारे गए। फिर आएंगे विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य के टाइम पे कर्णावती जो होगी वो शासन संभालेगी, और गुजरात के बहादुर शाह के हमले के लिए जो विक्रमादित्य की माँ होगी कर्णावती, वो हुमायूं को राखी भेजेगी। और फिर होगा चित्तौड़ का दूसरा साका। पहला साका पद्मिनी के टाइम पे हो चुका है, दूसरा साका विक्रमादित्य के टाइम पर होगा। कर्णवती ने 13,000 स्त्रियों के साथ जौहर किया। देवलिया के रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ, है ना। तो बाघ की तरह केसरिया हुआ, तो बाघ सिंह ध्यान रखना है, कर्णवती ध्यान रखना है, चित्तौड़ का दूसरा साका ध्यान रखना है, और विक्रमादित्य की माँ कर्णवती ध्यान रखना है, चित्तौड़ का दूसरा साका। फिर आएंगे विक्रमादित्य के बाद बनवीर, और बनवीर की हत्या उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर ने 1536 में की। मतलब विक्रमादित्य की हत्या जो होगी वो कर देंगे कौन? बनवीर, राजकुमार पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर। ठीक है, पन्नाधाय ने यहाँ पर अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह को बचा लिया, वरना उदय सिंह भी मारे जाते। और कुंभलगढ़ के किलेदार आशा देवपुरा ने उदय सिंह को भांजे के रूप में पाला। तो ये सब ध्यान रखना है। और फिर आएंगे उदय सिंह, और उन्हीं के टाइम पे होगा चित्तौड़ का तीसरा साका। फिर उदय सिंह के ही बेटे होंगे महाराणा प्रताप। अब देखिए विक्रमादित्य के बारे में क्या ध्यान रखना है? दूसरा साका होगा। बाघ सिंह क्या करेंगे? बाघ
बाघ सिंह जो होंगे वो केसर करेंगे। 1535 में होगा गुजरात के बहादुर शाह के हमले पर विक्रमादित्य की माँ जो होगी वो कर्णवती हुमायूं से राखी भेजकर सहायता मांगेगी। 13,000 स्त्रियों के साथ जौहर किया जाएगा। फिर विक्रमादित्य के बाद जो बनवीर होगा वो विक्रमादित्य को मार देगा। चंदन की बलि देकर पन्नाधाय उदय सिंह को बचा लेगी। उदय सिंह को आशा देवपुरा जो होंगे वो अपने भांजे के रूप में पालेंगे। अब पढ़ते हैं उदय सिंह के बारे में। 1540 में उदय सिंह ने मालदेव की सहायता से बनवीर को पराजित कर चित्तौड़ पुनः प्राप्त कर लिया। वही बनवीर जिसने विक्रमादित्य को मार दिया था, उसी बनवीर को पराजित कर लेंगे। कौन? उदय सिंह। किसकी सहायता से? मालदेव की सहायता से। और यहीं पे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था कि मालदेव और पृथ्वीराज कछवाहा जो होंगे वो सांगा को बसवा दोसा भी लेकर जाते हैं। यहाँ पे मालदेव को बसंत राय हाथी भेंट किया गया। ठीक है, उदय सिंह ने मालदेव को बसंत राय हाथी भेंट किया, क्योंकि देखो बस मालदेव की वजह से चित्तौड़ पुनः प्राप्त किया है तो कुछ ना कुछ तो देना बनता है ना मालदेव को। तो मालदेव को बसंत राय हाथी भेंट किया गया। 1544 में शेरशाह सूरी की अधीनता मानी। शेरशाह का मेवाड़ में प्रतिनिधि ख्वास खां कर रहे थे। कौन कर रहे थे? खास थे, शेरशाह के खास थे। ठीक है, तो ख्वास खां। 1559 में गिरवा की पहाड़ी में उदयपुर शहर की स्थापना की तथा उदय सागर झील बनवाई। फिर देखो नाम में उदय सिंह है तो उदय सागर झील ही बनवाएंगे। ठीक है, उदय गिरवा की पहाड़ियां हैं कहाँ? उदयपुर के अंदर ही हैं, तो उदयपुर शहर में उदय सागर झील कौन बनवाएंगे? उदय सिंह ही बनवाएंगे। और शेरशाह सिंह की जो शेरशाह सूरी है उसकी अधीनता मानेंगे। और शेरशाह के मेवाड़ में प्रतिनिधि कौन था? शेरशाह का खास कौन था? ख्वास खां था। मालदेव को क्या दिया? बसंत राय हाथी दिया। ठीक है, अब आ जाओ चित्तौड़ का होगा तीसरा साका। कारण क्या था? मालवा के बाज बहादुर को शरण क्यों दे दी? तो अकबर जो होगा वो आक्रमण करेगा 1567 में। उदय सिंह क्या करेंगे? उदय सिंह मतलब ठीक ठाक थे, ऐसा कुछ खास रोल है नहीं इनका। जयमल और फत्ता को चित्तौड़ सौंपकर गिरवा पहाड़ी में चले जाएंगे। ठीक है, अकबर ने पाशीब के रूप में मौहर मगरी बनवाई। 1568 में अकबर ने संग्राम नामक बंदूक से जयमल को घायल किया। कल्ला जी ने जयमल को कंधों पर बिठाकर युद्ध किया। फत्ता की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ। अकबर ने चित्तौड़ में 30,000 कत्ल करवाए। फतेहनामा फैजी ने तैयार किया। अकबर ने जयमल और फत्ता की गजरोही मूर्तियां आगरा दुर्ग में लगवाईं। 28 फरवरी 1572 को होली के दिन गोगुंदा में उदय सिंह की मृत्यु हो गई। तो ये उदय सिंह थे जो कि जयमल और फत्ता को सब कुछ सौंप कर गिरवा पहाड़ी में चले गए। और क्यों? क्योंकि पहले तो बाज बहादुर को शरण दे दी। अब बाज बहादुर अगर आपने थोड़ा सा इंडियन हिस्ट्री पढ़ी हो तो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में बाज बहादुर आपको इनके संगीतकार में नज़र भी आएंगे अकबर के, है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अकबर के टाइम पे ही नज़र आएंगे ये आपको बाज बहादुर। तो ये उसको शरण दे देते हैं बाज बहादुर। तो जब बाज बहादुर को शरण दे देंगे तो अकबर यहाँ पर आएगा। और उदय सिंह जो होंगे वो जयमल और फत्ता को सब कुछ सौंप कर गिरवा की पहाड़ी में चले जाएंगे। और यहाँ पे फिर जो अकबर होंगे वो मोहर मगरी बनवाएंगे। ठीक है, संग्राम नामक बंदूक से जयमल को घायल कर देंगे। बंदूक का नाम है संग्राम। और जो कल्ला जी होंगे, देखो कल्ला जी को हमने पढ़ा है कि शेषनाग के जो अवतार हैं और इनको क्या कहते हैं, 4 हाथों वाला देवता भी कहते हैं कल्ला जी को। इनका युद्ध होता है अकबर से। तो यहाँ पे ये जयमल को कंधों पर बैठाकर युद्ध करेंगे, जयमल को। ठीक है, जिसको घायल कर देते हैं अकबर संग्राम नामक बंदूक से। फिर फत्ता की जो पत्नी होगी फूल कंवर, है ना, फ से फत्ता, फ से फूल कंवर, तो फूल कंवर जौहर करेंगी। और अकबर चित्तौड़ में 30,000 कत्ल करवाएंगे। फतेहनामा बनवाया फैजी ने, ये भी इंडियन हिस्ट्री में है, आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी है। अब अकबर सोचते हैं जयमल और फत्ता को मार तो दिया ही है, इनकी मूर्तियां जो हैं वो आगरा दुर्ग में लगवा देते हैं। और गोगुंदा में उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है 28 फरवरी 1572 को। अब आएंगे महाराणा प्रताप। कीका एक छोटा बच्चा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि कीका किसका नाम था? कीका छोटा बच्चा। ठीक है, यहाँ पे देखिए महाराणा प्रताप जो हैं, महाराणा प्रताप की का एक छोटा बच्चा 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन जन्म होता है विक्रम संवत 1597 में कटारगढ़ के बादल महल में। माँ जो थी वो कौन थी? जयवंता बाई। पिता जो थे वो उदय सिंह थे। पत्नी जो थी वो अजमादे थी, है ना। और भाई कौन थे? जगमाल, शक्ति सिंह, सगर सिंह। भाई कौन है? जगत सिंह, संग्राम सिंह और सगर सिंह।
तो पत्नी कौन है? अजमादे। पिता कौन है? उदय सिंह। माँ कौन है? जयवंता बाई। भाई कौन है? जगमाल, शक्ति सिंह, सगर सिंह। कटारगढ़ के बादल महल में जन्म होगा 9 मई 1540 को। नाना है अक्खेराज, पाली के सोनग्रा चौहान। अब उदय सिंह ने भटियानी रानी धीर बाई के प्रभाव में जगमाल को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। देखो उदय सिंह के ऊपर बहुत प्रभाव था भटियानी रानी धीर बाई का, तो जो राजा है वो तो प्रताप को बनाना चाहिए था, लेकिन धीर बाई का प्रभाव था तो जगमाल को उत्तराधिकारी बना दिया। वैसे भी उसको सारा माल चाहिए था, ठीक है, तो जगमाल को उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन गोगुंदा के महादेव बावड़ी पर 32 वर्ष की आयु में नाना की सहायता से व ग्वालियर के राम शाह तंवर की सहायता से विधिवत राज्याभिषेक हुआ कुंभलगढ़ के अंदर, और कुंभलगढ़ और गोगुंदा के अंदर प्रताप को जो था वो उनका राज्याभिषेक किया गया। तो तंवर की सहायता से, रामशाह तंवर की सहायता से महादेव बावड़ी के अंदर 32 वर्ष की आयु में कहाँ पर राज्याभिषेक हो जाएगा? कुंभलगढ़ में, ठीक है। तो पता भी होगा है ना, कुंभलगढ़ और गोगुंदा जो है वो आप राजस्थान ज्योग्राफी में भी पढ़ते होंगे। तो भटियानी रानी धीरबाई के प्रभाव से वो तो जगमाल को बना देंगे उदय सिंह, लेकिन गोगुंदा की महादेव पहाड़ी में 32 वर्ष की आयु में नाना की सहायता से और ग्वालियर के रामशाह तंवर की सहायता से विधिवत, ठीक है, पूरे विधिवत राज्याभिषेक होगा किसका? महाराणा प्रताप का। अब प्रताप के शासन बनने तक चंद्रसेन व सिरोही के राव सुल्तान को छोड़कर, मतलब ये दो ही थे, एक तो चंद्रसेन जो कि सिलेबस में है और एक है राव सुल्तान, मतलब ना तो इनका सुर बदल पाए और ना ही चांद का हट हटा पाए, ठीक है। चंद्रसेन और सुल्तान को छोड़कर सभी अकबर की अधीनता मान चुके थे। तो यहाँ पर अकबर जो है वो महाराणा प्रताप के पास 4 दूत भेजेंगे। जमा भाटो आप सबने सुना होगा, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। अब टोड ये कहते हैं कि जून 1573 में प्रताप मान सिंह की भेंट हुई थी उदय सागर की पाल पर, जबकि फजल ये कहते हैं कि गोगुंदा के अंदर हुई थी। फजल क्या कहते हैं कि प्रताप और मानसिंह मिले थे, ठीक है, प्रताप और मानसिंह मिले थे। फजल ये कहते हैं कहाँ मिले थे? गोगुंदा में मिले थे। लेकिन टोड क्या कहते हैं कि उदय सागर की पाल पर मिले थे। अब फजल ये कहते हैं कि ये गोगुंदा में मिले थे और भगवान दास के समझाने पर प्रताप ने खिल्लत स्वीकार कर ली थी, लेकिन किंतु परंतु प्रताप के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित ना होने पर समझौता टूट गया। तो फजल क्या कहते हैं कि गोगुंदा के अंदर मिले थे, भगवान दास ने समझाया, प्रताप ने खिल्लत स्वीकार कर ली, लेकिन प्रताप जो थे वो खुद नहीं आए, तो इसकी वजह से समझौता जो था वो टूट गया। और प्रताप ने अपना प्रिय हाथी राम प्रसाद जो था वो भेंट टोडरमल को किया। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मैंने आपको यहाँ पर एक और हाथी के बारे में बताया था। अब वो लाइन मुझे मिलेगी पता नहीं, हाँ ये देखो, उदय सिंह ने मालदेव को अपना हाथी बसंत राय, ठीक है, ध्यान रखना, उदय सिंह ने अपना हाथी मालदेव को बसंत राय जो था वो भेंट किया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाथी का क्या नाम है, कहाँ गए हम, यहाँ पे हाथी का क्या नाम है? राम प्रसाद। तो राम प्रसाद के रूप में टोड को दे दिया, टोडरमल को दे दिया प्रताप ने। अब देखो हल्दी घाटी युद्ध में और किस किसने हिस्सा लिया? राम प्रसाद ने, गजराज ने, गजमुक्त ने, लूना में देखो, लूना एक बाइक वो आती थी स्कूटी टाइप, गजमुक्त हाथी है, गजराज हाथी है। राम प्रसाद ऐसा लगेगा हाथी का नाम नहीं है, जबकि ये हाथी का ही नाम है। बसंत राय भी हाथी का नाम है, ठीक है। बसंत राय उदय सिंह ने दिया मालदेव को, राम प्रसाद प्रताप ने दिया टोडरमल को। हल्दी घाटी युद्ध की जो रणनीति थी वो अजमेर के मैगजीन दुर्ग में बनी। अब आ जाते हैं 18 जून 1576, गोपीनाथ के अनुसार 21 जून हल्दी घाटी रक्तलाई राज संबंध प्रताप और अकबर की सेना के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अकबर का जो सेनापति था वो था मान सिंह और दूसरा सेनापति था आसफ खां व जगन्नाथ कछवाहा, और मान सिंह का हाथी मर्दाना था, ठीक है। प्रताप का प्रडाव कहाँ था? लोसिंग। मान सिंह का प्रडाव कहाँ था? मोंडलगढ़ मोलेला के अंदर। प्रताप के हरावल कौन थे? हाकिम खां सूरी, जिसने चुंडावतों की सेना थी। चंदावल दस्ता पीछे रहने वाला दस्ता, ठीक है, चंदावल दस्ता पीछे रहने वाला दस्ता। पुरोहित, गोपीनाथ, जयमल, मेहता, चारण जैसा। देखो हर लाइन में क्वेश्चन है। भील सरदार पुंजा को जिस प्रताप ने राणा की उपाधि दी तथा दरबार में बराबरी का दर्जा दिया, अभी रिवाइज भी कराऊंगी। मुगल हरावल का नेतृत्व जगन्नाथ कछवाहा कर रहे थे। अकबर के आने की झूठी अफवाह मित्तर खां ने फैलाई। प्रताप ने बहलोल खां को तलवार के साथ एक ही वार में घोड़े सहित काट दिया। प्रताप का रण क्षेत्र से निकलने के बाद बड़ी सादड़ी में झाला बीदा, वहां थे झाला अज्जा महाराणा सांगा में, यहाँ है झाला बीदा।
मुगल सेना ने गोगुंदा में पड़ाव डाले रखा। पुंजा भील की नाकेबंदी से परेशान होकर मुगल सेना वापस लौट गई। सगत सिंह ने प्रताप को युद्ध स्थल से निकलने में मदद की। कहाँ से ये इंफॉर्मेशन मिलती है? अमर काव्य वंशावली से, राज प्रशस्ति से, सगर रासों से। प्रताप कोल्यारी गांव पहुंचे। कमलनाथ पर्वत के समीप आवरगढ़ में अस्थायी राजधानी बनाई। कोल्यारी से कुंभलगढ़। युद्ध में मुगल इतिहासकार कौन है? अल बदायूनी। मुतख्खब उत तवारिख के इस युद्ध में मुगलों की नैतिक पराजय बताई गई है। चेतक की समाधि कहाँ है? बलीचा में। पाली के बादशाह ने प्रताप को 25 लाख की संपत्ति ढोलन गांव में चूलिया जलप्रपात पर दी। अबुल फजल ने अपने आईने अकबरी में लिखा है कि इस युद्ध के बाद अकबर ने मान सिंह से नाराज होकर उसकी ड्योढ़ी बंद करवा दी तथा अकबर ने नवंबर 1576 में प्रताप के विरुद्ध अभियान कर उदयपुर को जीतकर मोहम्मदाबाद नाम रखा। तो ये था 18 जून 1576, जिसे मैं दोबारा से रिपीट करूंगी और आपको समझाने की कोशिश भी मैं करूंगी। ठीक है, फिर इसके बाद दिवेर का युद्ध हो जाएगा और फिर आपके सिलेबस में राज सिंह और हैं, लेकिन बीच में जो एक दो जने आएंगे उनको भी हम पढ़ेंगे। कलर दूसरा ले लेते हैं। अब हम ले लेते हैं येलो कलर। देखिए, गोपीनाथ क्या कहते हैं कि 21 जून को हुआ ये युद्ध, वैसे 18 जून को बताया जाता है। कहाँ हुआ? राजसमंद के अंदर, हल्दी घाटी, रक्तलाई के अंदर। अब देखो यहाँ पर अकबर के साथ कौन कौन है। उसका सेनापति है मान सिंह, उसका दूसरा सेनापति है आसफ खां और जगन्नाथ कछवाहा। मान सिंह का हाथी कौन है? मर्दाना। प्रताप कहाँ पर है? लो सिंह के अंदर, सिंह की तरह, शेर की तरह। मान सिंह कहाँ है? माँ से मान सिंह, मांडलगढ़ मोलेला। माँ से उनका हाथी मर्दाना। ठीक है। प्रताप का हरावल, तो हा से हरावल हाकिम खां सूरी, मुस्लिम है, लेकिन प्रताप के हरावल कौन है? हाकिम खां सूरी है ना। हाकिम खां सूरी कौन है? हाकिम खां सूरी, क्योंकि वो बार बार हाँ हाँ कर रहे थे प्रताप की बात पे, ऐसे आप याद रख सकते हो। इसमें चुंडावतों की सेना भी थी, वही चुंडा जिसके बारे में कल मैंने आपको पढ़ाया था। चंदावल दस्ता, यानी कि जो पीछे रहने वाला दस्ता है, पुरोहित गोपीनाथ, जयमल मेहता, चारण जैसा। ये लाइन याद रहे तो कर लेना, अदरवाइज जरूरी नहीं है। भील सरदार पुंजा को जिस राजा ने राणा की उपाधि दी तथा दरबार में बराबरी का दर्जा दिया। ठीक है, पूछा जाता है कि कौन से राजा थे जिसको प्रताप ने राणा की उपाधि दी थी, तो पुंजा को दी थी। अब मुगल हरावल का नेतृत्व हमने पढ़ा, जगन्नाथ कछवाहा जो थे वो अकबरों की साइड से थे, तो मुगल हरावल का जो नेतृत्व था वो कौन कर रहे थे? जगन्नाथ कछवाहा। और कौन थे? आसफ खां। उनकी तरफ से और कौन थे? मान सिंह थे। अकबर के आने की झूठी खबर किसने फैलाई? मित्तर खां ने फैलाई। प्रताप ने किसको घोड़े सहित काटा? बहलोल खां को काटा। प्रताप को रण क्षेत्र से निकलने के लिए मदद की और फिर उसके बाद राज्य चिन्ह किसने धारण किया? झाला बीदा ने धारण किया। सेना कहाँ पे पड़ाव डाले रखी? गोगुंदा के अंदर। परेशान होकर मुगल सेना वापस लौट गई। सगत सिंह ने प्रताप को युद्ध मदद किसने की? मदद जो सच्चा होता है सगत होता है, सगत ने मदद की युद्ध स्थल से निकलने की। कहाँ से जानकारी मिलती है? अमर काव्य वंशावली से, राज प्रशस्ति से, सगर रासों से। प्रताप कहाँ पहुंचे? कोल्यारी पहुंचे। कोल्यारी में आवरगढ़ में अस्थायी राजधानी बनाई। कोल्यारी से कहाँ पहुंचे? कुंभलगढ़ पहुंचे। इतिहास, मुगल का इतिहासकार कौन है? अल बदायूनी है। मुतख्खब उत तवारिख है जो कहते हैं कि मुगलों की ये नैतिक पराजय है। चेतक की समाधि कहाँ है? बलीचा में है। पाली के भामाशाह ने प्रताप को 25 लाख की संपत्ति ढोलन गांव में चूलिया जलप्रपात पर दी थी, ये भी ध्यान रखना है। आईने अकबरी में ये लिखा गया है कि इसके बाद जो अकबर थे वो मान सिंह से नाराज हो गए और उनकी ड्योढ़ी बंद करवा दी और नवंबर 1576 में उदयपुर को जीतकर मोहम्मदाबाद नाम रखा। ठीक है, ये जितना भी येलो येलो लाइन है ये आपको रिवाइज करना है, एक दो बार सुनना है। जिसने पहले पढ़ा हुआ है उनके लिए बहुत आसान है। चलिए, अब यहाँ पे मोहम्मदाबाद नाम रख दिया गया है। 1577, 78 और आई थिंक 79 है ना, क्योंकि 79 के बाद शायद 80 आएगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। आई थिंक वैसे 79 ही बोल देती हूँ। शाहबाज खां को प्रताप के विरुद्ध भेजा। अब भेज रहे हैं शाहबाज खां को कि जाओ शाबाश, जाओ तुम जाओ। शाहबाज खां ने 1578 में कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। 1580 में रहीम के मेवाड़ अभियान के दौरान अमर सिंह ने शेरपुर में रहीम की बेगमों को बंदी बना लिया, किंतु प्रताप के आदेश पर वापस भेज दिया, क्योंकि प्रताप हिंदू हैं, है ना, हिंदू हैं। तो यहाँ पर हिंदुओं के अंदर ये जन्म से ही सिखाया जाता है कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना है।
तो अमर सिंह ने शेरपुर में रहीम की बेगमों को बंदी बना लिया है, लेकिन प्रताप के आदेश पर छोड़ दिया गया। ठीक है। और कौन अब आया है? अब शहबाज खां आया है। शहबाज खां क्या कर रहा है? कुंभलगढ़ पर अधिकार कर रहा है। अब होगा दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध जिसको मैराथन कहा जाएगा, है ना, दीवार तक मैराथन होती है ना, मैराथन रेस होती है। 1582। अब इसको भी ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में महाराणा प्रताप है तो दिवेर का युद्ध भी है, ये ध्यान से सुनेंगे। अक्टूबर 1582 में दिवेर का युद्ध, पहले रीड करूंगी फिर आपको याद कराऊंगी। प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने अकबर के चाचा व दिवेर के गवर्नर सुल्तान खां को मार डाला। कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। दिसंबर 1584 में प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान भारमल के छोटे पुत्र जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में भेजा। जगन्नाथ कछवा की समाधि 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। प्रताप ने आमेर का मालपुरा क्षेत्र को लूटा तथा झालरा तालाब के निकट नीलकंठ महादेव मंदिर बनवाया। पहले रीड करूंगी उसके बाद रिवाइज कराऊंगी। प्रताप ने राजधानी 1585 में लूना चावंडिया को पराजित कर चावंड को बनाया तथा चावंड में चामुंडा का मंदिर बनवाया। प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 में चावंड में। अकबर की मृत्यु की सूचना दुरसा आढ़ा ने दी। बाड़ोली उदयपुर में प्रताप की 8 खंभों की छतरी है। टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। अल बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा है। अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है। दरबारी इनके कौन कौन हैं? पहले दरबारी पढ़ाने से पहले इसको रिवाइज कराती हूँ और फिर हम दरबारी भी पढ़ते हैं। देखिए दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 में। प्रताप तो अब रहे नहीं, है ना, पुत्र हैं उनके अमर सिंह। तो दिवेर के युद्ध के अंदर अमर सिंह। अब यहाँ पर जो अमर सिंह हैं, अमर सिंह ने अकबर के चाचा और जो दिवेर का गवर्नर था सुल्तान खां उसको मार डाला। कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। दिसंबर 1500। अच्छा, एक पॉइंट मैंने अभी शायद गलती से बोला कि प्रताप रहे नहीं, है ना, ये पॉइंट जो है वो मैं वापस लेती हूँ अपना, ठीक है। चलिए देखिए, प्रताप के पुत्र हैं अमर सिंह। अब जो पिता प्रताप के पुत्र हैं तो जैसे पिता वैसे ही पुत्र। हालांकि इतना कुछ वाइडर लेवल पे जब प्रताप ने किया वो ये नहीं कर पाए, लेकिन अमर सिंह क्या करेंगे, अकबर के चाचा और जो उनके गवर्नर हैं, दिवेर के जो गवर्नर हैं सुल्तान खां, उसको मार देंगे। अब कर्नल टोड ने क्या कहा है कि ये मैराथन है, मेवाड़ का मैराथन है। दिसंबर 1584 में प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान भेजा जाएगा। भारमल के छोटे पुत्र जगन्नाथ कछवाह के नेतृत्व में जगन्नाथ कछवा की समाधि 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। वही मांडलगढ़, एक सेकेंड बस मैं आपको मांडलगढ़, हाँ, मान सिंह का पड़ाव मांडलगढ़ मोलेला, ठीक है, ऊपर था ना, अगर आपको दिखाई दे गया हो तो। अब देखो यहीं पर ही मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर जगन्नाथ कछवाहा की समाधि जो होगी वो बनेगी। प्रताप ने आमेर के मालपुरा क्षेत्र को लूट लिया तथा झालरा तालाब के निकट नीलकंठ महादेव मंदिर बनवाया। भगवान का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। प्रताप ने राजधानी 1585 में लूना चावंडिया को पराजित कर चावंड को राजधानी बनाया और चावंड में चामुंडा का मंदिर बनवाया। देखो, नीलकंठ मंदिर बनवाया, चामुंडा मंदिर बनवाया। नीलकंठ मंदिर कहाँ बनवाया? मालपुरा क्षेत्र में बनवाया। चामुंडा मंदिर कहाँ बनवाया? चावंड में बनवाया। चावंड क्यों राजधानी बनाया? क्योंकि लूना चावंडिया को हराया। 32 खंभों की छतरी किसकी है? जगन्नाथ कछवाहा की है। कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान है ये। प्रताप के विरुद्ध ये अंतिम अभियान है जिसको दिवेर का मैराथन कहा गया है। क्यों हुआ ये सब? क्योंकि अमर सिंह ने अकबर के चाचा और दिल्ली के गवर्नर सुल्तान खां को मार डाला। प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को चावंड के अंदर होगी। अब अकबर तो खुश। अकबर को मृत्यु की सूचना दुरसा आढ़ा ने दी। दूर दूर तक बैठे थे लेकिन दूर दूर तक बात पहुंच गई कि प्रताप की मृत्यु हो गई। प्रताप बहुत बड़े थे। बाड़ोली उदयपुर में प्रताप की 8 खंभों की छतरी है। 8 खंभों की है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध जो कि हमने ऊपर पढ़ा, उसको देखो मेवाड़ की थर्मोपोली कहा गया है। याद करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम पॉलिथीन के अंदर हल्दी लेकर आते हैं, तो थर्मोपोली इज हल्दी घाटी।
अल बदायूनी ने उसे गोगुंदा का युद्ध कहा है, ठीक है, अल बदायूनी ने उसे गोगुंदा का युद्ध कहा है, और अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है। और मैराथन किसको कहा है? दिवेर के युद्ध को कहा है। तो ध्यान रखेंगे, हल्दी घाटी के युद्ध को टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है, अल बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा है, अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है। अब आ जाते हैं दरबारी पर, अब आ जाते हैं दरबारियों पर। सबसे पहले चक्रपाणी मिश्र रचनाएं विश्व वल्लभ वराह मिहिर की बृहत संहिता पर आधारित आयुर्विज्ञान ग्रंथ, व्यवहार आदर्श, राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्त माला। प्रताप ने संगीत, मूर्तिकला, चित्रकला किसको संरक्षण नहीं दिया? सबको संरक्षण दिया। निसारुद्दीन जिसने 6 राग 36 रागनियों को ध्यान करके चित्र बनाकर चावन शैली को जन्म दिया, रागमाला सेट तैयार किया, मैंने आपको पढ़ाया है चित्र शैली के अंदर। उदयपुर के निकट हरिहर मंदिर शैव व वैष्णव धर्म की एकता का प्रतीक है ये चीजें। तो चक्रपाणी मिश्र, ध्यान रखेंगे, चक्र घुमा देते थे प्रताप, ठीक है। तो चक्रपाणी मिश्र जो वराह मिहिर की बृहत संहिता पर, वराह मिहिर की बृहत संहिता तो पढ़ी होगी ना, इंडियन हिस्ट्री में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है, उस पर आधारित आयुर्विज्ञान ग्रंथ, व्यवहार आदर्श, राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्त माला, ये सब प्रताप के टाइम का है। प्रताप ने संगीत, मूर्तिकला, चित्रकला सबको संरक्षण दिया। निसारुद्दीन ध्यान रखना है, ठीक है, निसार थे प्रताप पर, ऐसे ध्यान रख लीजिएगा। चलिए इसके बाद देखिए, ये 3 हैं, अमर सिंह, कर्ण सिंह, जगत सिंह। हालांकि सिलेबस में फिर राज सिंह है। और फर्स्ट ग्रेड सिलेबस वालों को सुनना हो तो वो नाम तो जरूर सुन ले कि अमर सिंह है, कर्ण सिंह है, जगत सिंह है। 2 या 3 मिनट लगेंगे मुझे इसको भी समझाने में, अदरवाइज आप थोड़ा सा आगे बढ़ा के वीडियो राज सिंह को देख सकते हैं। देखिए, अमर सिंह से अधीनता मनवाने के लिए जहांगीर 3 वर्षों तक अजमेर में रहा। पुष्कर में 3 महल बनवाए। जहांगीरी महल में अमर सिंह द्वारा अधीनता माने जाने की जानकारी है। 1615 में खुर्रम के प्रयासों से मेवाड़ मुगल संधि भी हुई। जहांगीर के साथ अजमेर के मैगजीन दुर्ग में ये डिसाइड हुआ कि महाराणा, अब देखो ये समझना जरूरी है अगर राज सिंह समझना है तो, है ना, महाराणा दरबार में उपस्थित नहीं होगा, ज्येष्ठ कुंवर होगा। शाही सेना में महाराणा 1000 सवार रखेगा। चित्तौड़ की मरम्मत नहीं कराएगा। आहड़ की महासतियों में पहली छतरी अमर सिंह की है। इस संधि की जानकारी राज प्रशस्ति में मिलती है, जो राज सिंह के टाइम पर लिखी जाएगी और राज सिंह सिलेबस में है। अमर सिंह कर्ण सिंह को राजपाट सौंपकर राज संबंध चला गया। तो देखिए यहाँ पर अमर सिंह जो होंगे, अमर सिंह जहांगीर के साथ अजमेर के मैगजीन दुर्ग में बैठते हैं, मेवाड़ मुगल संधि करते हैं। क्यों? क्योंकि खुर्रम ने बहुत मेहनत की है। जहांगीर रहे हैं 3 साल तक अजमेर में रहे हैं, 3 महल बनवाए हैं पुष्कर में, तो अमर सिंह बैठते हैं अजमेर के मैगजीन दुर्ग में। क्या डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है कि महाराणा को दरबार में उपस्थित होने की जरूरत नहीं है, ज्येष्ठ कुंवर आ जाएगा। शाही सेना में महाराणा 1000 सवार रख सकता है, बस चित्तौड़ की मरम्मत मत करवाना। आहड़ की महासतियों में पहली छतरी अमर सिंह की बनवा देना, ठीक है, क्योंकि अमर सिंह बैठ के बात कर रहे हैं। इस संधि की जानकारी कहाँ मिलती है? राज प्रशस्ति में मिलती है। और अमर सिंह जो होगा फिर वो कर्ण सिंह को राजपाट सौंपकर राज संबंध चला जाएगा। तो फिर कर्ण सिंह क्या करेंगे? कर्ण सिंह ही सबसे पहले मुगल दरबार में उपस्थित होंगे। कुछ ना कुछ कारण ही रहा होगा कि कर्ण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित हुए। कर्ण सिंह के विद्रोह काल में शाहजहां को पिछोला झील के किनारे जग निवास महल में शरण दी। शाहजहां ने जग मंदिर से ताजमहल की प्रेरणा ली। ये पूछा जाता है कि ताजमहल की प्रेरणा कहाँ से ली शाहजहां ने? तो जग मंदिर से ली। और जग मंदिर जो था वो कर्ण सिंह के टाइम पे मेवाड़ का पहला शासक जो कि मुगल दरबार में उपस्थित हुआ। कर्ण सिंह ने विद्रोह काल में शाहजहां को पिछोला झील के किनारे कि भाई शाहजहां यहाँ तुम शरण ले लो, जग निवास महल में शरण दे दी कर्ण सिंह ने। और शरण दे दी तो वहाँ से जग मंदिर की प्रेरणा ले ली किसने? शाहजहां ने। फिर आएगा जगत सिंह। जगत सिंह फर्स्ट उदयपुर में नेजुधाई का मंदिर, जगदीश मंदिर, जगन्नाथ राय मंदिर। जगन्नाथ मंदिर स्वप्नों में बना मंदिर का वास्तुकार भाना था। जगन्नाथ प्रशस्ति का रचयिता कृष्णा भट्ट है। 1631 में शाहजहां ने सुजान राय को मेवाड़ से अलग कर शाहपुरा की रियासत दी। यहाँ तक आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है। आपके सिलेबस में है अब राज सिंह। एक बार कर्ण सिंह मैंने बता दिया था, जगत सिंह के बारे में दोबारा बता देती हूँ। एक तो मंदिर ध्यान रखने हैं, जगदीश मंदिर, जगन्नाथ राय मंदिर,
वास्तुकार भाना था, रचयिता कृष्ण भट्ट था। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और उदयपुर में नैजुधाय का मंदिर भी जगत सिंह फर्स्ट के टाइम पर ही बनेगा। 1631 में शाहजहां ने सुजान राय को मेवाड़ से अलग करके शाहपुरा की रियासत दी। अब आएंगे राज सिंह, जो कि बहुत सारे पंगे लेंगे, जिनको कहा जाता है विजय कटकातु। 1652 से लेकर 1680 राज्याभिषेक होगा 1652 में। अब राज सिंह से शाहजहां बहुत खुश हैं, 5000 का मनसब देंगे। राज सिंह जो हैं वो जो अमर सिंह के साथ जहांगीर की जो संधि हुई थी उसको तोड़ देते हैं और चित्तौड़ की मरम्मत करवा देते हैं, लेकिन सादुल्ला खां आते हैं और उसको ढा देते हैं। 1657 के अंदर मुगल उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा है, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। आते हैं राज सिंह से सहायता मांगते हैं। राज सिंह कहते हैं कि मेरे लिए तो सभी तुम एक जैसे हो, है ना, तो मैं किसी की भी मदद नहीं करने वाला। फिर 1658 में राज सिंह टीका दौड़ करवा देते हैं और मुगल थानों को लूट लेते हैं। तो राज सिंह पंगे लेंगे, लेकिन इनको शाहजहां ने 5000 का मनसब दिया हुआ है, ये बात ध्यान रखेंगे। शाहजहां ने राज सिंह को, देखो राज ये है ना, शाहजहां के बाद ही आते हैं औरंगजेब। शाहजहां 5000 का मनसब, औरंगजेब 6000 का मनसब दे देंगे। बंदनौर व मांडलगढ़ के परगने दिए और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ग्यासपुर रियासतों को मेवाड़ में मिला दिया गया। 1660 में राज सिंह ने रूपनगर, अब देखो यहाँ पे तो राज सिंह को सब कुछ मिल रहा है, बदनौर मिल रहा है, मांडलगढ़ मिल रहा है, ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ग्यासपुर मेवाड़ में मिल रहे हैं। 1660 में राज सिंह क्या करेंगे, रूपनगर, किशनगढ़ पर आक्रमण कर लेंगे और चारुमती से विवाह कर लेंगे। चारुमती का विवाह औरंगजेब से होना था, लेकिन जो राज सिंह है वो रूपनगर, किशनगढ़ पर आक्रमण करके चारुमती से विवाह कर लेंगे। देसुरी के नाल के युद्ध में औरंगजेब के आक्रमण के समय, जब देसुरी के नाल के युद्ध में औरंगजेब आक्रमण करता है तो हाडी रानी है सहल कंवर, बूंदी के संग्राम सिंह की पुत्री। अब किसकी पुत्री है ये याद रह जाए तो अच्छी बात है, वरना बस ये ध्यान रखना जो सहल कंवर है वो सलुम्बर के रतन सिंह चुंडावत को अपना सर काट कर दे देती है कि अब जाओ युद्ध करो, मेरे को याद मत करो। ठीक है, तो रतन सिंह को सर काट के दे देती है, कौन, सहल कंवर। चुंडावत को अपना सर काट कर दे दिया। अब औरंगजेब के साथ दो प्रॉब्लम हो गई हैं, है ना। एक तो जिससे शादी होनी थी चारुमती से, राज सिंह शादी कर लेंगे। दूसरी बात, औरंगजेब ने तो अच्छा खासा मनसब दिया ही था, लेकिन औरंगजेब के विरुद्ध ही युद्ध हो जाएगा। अब यहाँ पे 1669 में औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का बनारस फरमान जारी कर दिया। यहाँ पे वल्लभ पंत की जो श्रीनाथ जी की मूर्ति थी मेवाड़ लाए राय सिंह ने सिहाड़ गांव दिया। वर्तमान नाम नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर है ना नाथ द्वारा। तो 1678 में जमरूद अफगानिस्तान में जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह को शरण दे दी और केलवा की जागीर दे दी। मतलब जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु हो गई है अफगानिस्तान में जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु हो गई है। राज सिंह औरंगजेब के विरुद्ध क्या करते हैं, मारवाड़ के जो राजकुमार हैं अजीत सिंह उसको शरण दे देते हैं, केलवा की जागीर दे देते हैं। 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया। पहले हिंदू मंदिर तोड़वाए, बनारस फरमान जारी किया, अब जजिया कर लगाया तो राज सिंह विरोध करेंगे। 1680 में राज सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो ये थे राज सिंह। अब 1662 से 1680 तक राज सिंह ने अकाल राहत कार्यों के तहत गोमती नदी पर राजसमंद झील का निर्माण करवाया। राजसमंद झील देखने जाते हैं, नौ चौकी पाल है, वहाँ पे संगमरमर की 25 शिलाओं पर विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है, जहाँ पे मेवाड़ की वंशावली लिखी है, जिसके रचयिता रणछोड़ भट्ट हैं। राजसमंद झील की जो पाल है वो घेवर माता ने बांधी है और रणछोड़ ने अमर काव्य वंशावली भी लिखी थी। किशोर दास ने राज प्रकाश लिखा, सदाशिव भट्ट ने राज रत्नाकर लिखा। देखो राज प्रकाश राज सिंह के बारे में, राज रत्नाकर राज सिंह के बारे में। तो रतन किसके पास होते हैं, जो सदाशिव को याद करते हैं। प्रकाश किस एज में जरूरत है, किशोर अवस्था में। तो किशोर दास ने राज प्रकाश लिखा है और सदाशिव भट्ट ने राज रत्नाकर लिखी है। 20 माचा तोड़ वीरों ने राज सिंह की ओर से औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध किया। राज सिंह ने पीथा मीना के नेतृत्व वाली मीना सेवा को मेवाड़ की चौकसी का कार्य सौंपा कि भाई मीना सेना, पीथा मीना के नेतृत्व में मीना सेना, अब आप मेवाड़ की चौकसी का कार्य करो। मेवाड़ में कुंभा के बाद सर्वाधिक निर्माण या साहित्य का सर्वाधिक संरक्षण राज सिंह द्वारा ही दिया गया है। देखो कुंभा के बाद आए बहुत
प्रताप भी आए, लेकिन ये अगर हम बोलें कि साहित्य का जो सर्वाधिक संरक्षण है वो किसने दिया, तो राज सिंह ने दिया। निर्माण कार्य अंबा माता उदयपुर के अंदर है, श्रीनाथ जी सिहाट, द्वारकाधीश कांकरोली, जया बावड़ी, त्रिमुखी बावड़ी, रामरस दे द्वारा। तो ये थे आपके राज सिंह जो कि सिलेबस में थे। अब इसके बाद देखो ये 3-4 नाम लिखे हुए हैं, ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक बार ये पढ़ देती हूँ। देखिए जय सिंह आएंगे। औरंगजेब से संधि जिसके तहत मेवाड़ से जजिया हटा, तो इनकी जय करनी चाहिए क्योंकि इन्हीं की वजह से मेवाड़ से जजिया हटा। औरंगजेब को मांडलपुर व बदनौर दिया। भाई ऐसे तो हटाएंगे नहीं, कुछ तो देना पड़ेगा ना बदले में, तो बदले में मांडलपुर और बदनौर दे दिए गए, लेकिन मेवाड़ से जजिया हटवा दिया किसने, जय सिंह ने। अमर सिंह 2 देबारी समझौता जिसके तहत अजीत सिंह को मारवाड़ मिलेगा और सवाई जय सिंह को आमेर मिलेगा, और यहाँ पर अमर सिंह की पुत्री चंद्र कवरी का विवाह जो था वो सवाई जय सिंह से इस शर्त पर किया गया था कि चंद्र कवरी से होने वाली संतान ही आमेर की उत्तराधिकारी बनेगी। ठीक है, तो अमर सिंह की पुत्री है चंद्र कवरी, उसकी शादी होगी सवाई जय सिंह से, क्योंकि वो तो आमेर के वंश के अंदर हम पढ़ेंगे, कछवाहों वंश के अंदर पढ़ेंगे, है ना, और मेवाड़ वंश के अंदर तो अब हमें ये वो नहीं पढ़ने। तो यहाँ पर सवाई जय सिंह से शादी होगी और ये डिसाइड किया जाएगा कि भाई उनका ही पुत्र जो होगा, संतान जो होगी, वही उत्तराधिकारी बनेगा। दरबारी समझौता जिसके तहत अजीत सिंह को मारवाड़ दे दिया गया और जय सिंह को आमेर का वंश हम पढ़ेंगे। संग्राम सिंह 2 सेकेंड मेवाड़ पर मराठों का प्रथम आक्रमण। संग्राम सिंह के टाइम पे, देखो सांगा के टाइम पे तो कुछ कर नहीं पाए, तो संग्राम सिंह सेकेंड के टाइम पे मराठा भी आएंगे। हुडा सम्मेलन होगा जो कि संग्राम सिंह और जय सिंह ने तय किया था। इसके समय कलिला दमन का चित्रांकन हुआ, ये बहुत ज़रूरी है। संग्राम सिंह द्वितीय के समय कलिला दमन का चित्रांकन हुआ। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ियाँ बनवाई गई। सिसरमा गांव में वैद्यनाथ मंदिर बनवाया जिसकी प्रशस्ति की रचना रूप भट्ट ने की है। तो संग्राम सिंह में एक तो मराठा आक्रमण करेंगे और हुड्डा सम्मेलन होगा, कलिला दमन का चित्र बनेगा, सहेलियों की बाड़ी बनेगी, वैद्यनाथ मंदिर बनेगा। फिर आएंगे जगत सिंह 2 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा में मराठों के विरुद्ध हुड्डा सम्मेलन जो है वो होगा। पहले तय किया गया था, अब होगा, और मराठों ने पहली बार मेवाड़ से चौथ वसूला। हुड्डा सम्मेलन असफल रहा क्योंकि ये लोग इकट्ठे ही नहीं हो पाए। तो जगत सिंह सेकंड के टाइम पे जगत सिंह सेकंड अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, अध्यक्षता करते हैं, और तय किसके टाइम पे हुआ था, संग्राम सिंह के टाइम पे। भीम सिंह भी बहुत ज़रूरी हैं। कृष्णा कुमारी का जो विवाह होता है वो भीम सिंह के साथ तय होता है। भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। आमेर के जगत सिंह के साथ तय हो जाता है, लेकिन भीम सिंह का भाई जो होता है वो मान सिंह जो था वो भी विवाह के इच्छुक था। समझने की कोशिश करिए, ये भीम सिंह है, ये भीम सिंह का भाई है। ठीक है, ये कृष्णा कुमारी है, शादी डिसाइड होती है कि भीम सिंह से होगी, ये मान सिंह है। भीम सिंह की डेथ हो जाती है, भीम सिंह जो है उनकी डेथ हो गई। अब यहाँ पे भीम सिंह की मृत्यु के बाद ये दूसरी तरफ है जगत सिंह के साथ शादी जो है होती है वो डिसाइड करी जाती है कि भाई इनके साथ होगी, लेकिन ये जो मान सिंह खड़े हैं इनको बुरा लग जाता है, ये भी विवाह के इच्छुक थे। गिंगोली का युद्ध होगा। अब इसको मैं रब कर देती हूँ एक बार। 1807 में गिंगोली के युद्ध में अमीर खां पिंडारी की सहायता से मान सिंह को पराजित कर दिया, यानी कि जगत सिंह ने अमीर खां पिंडारी की सहायता ली और मान सिंह को हरा दिया। आमिर खां व अजीत सिंह चुंडावत के दबाव में कृष्णा कुमारी को जहर दिया गया। भीम सिंह ने अंग्रेजों की, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। और 1818 में भीम सिंह ने अंग्रेजों की सहायक संधि की। 1818 में टोड उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, ये याद रखो तो ठीक है, लेकिन ये जगत सिंह वाली कहानी जो है वो याद रहनी चाहिए, भाई भीम सिंह वाली। फिर आएंगे स्वरूप सिंह। तो स्वरूप सिंह के टाइम पे बहुत सब कुछ अच्छा हो रहा है। चांदी के स्वरूप शाही सिक्के, दोस्ती लंदन लिखा जाता था। 1857 में अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता दी स्वरूप सिंह ने। मेवाड़ में डाकन प्रथा, सती प्रथा, समाधि प्रथा, मतलब मॉडर्निटी आ रही है ना, रोक लगाई गई। स्वरूप सिंह के साथ पासवान एंजाबाई सती भी हुई। ठीक है, वैसे तो सती प्रथा
रोक लगा दी, लेकिन सती भी हुई स्वरूप सिंह के साथ ही एंजाबाई, जो मेवाड़ में सती होने की अंतिम घटना है। उसके बाद सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। सज्जन सिंह, राजस्थान का अंतिम दुर्ग सज्जनगढ़ दुर्ग बनवाया। सज्जन कीर्ति सुधारक समाचार पत्र निकाला। 1881 में दयानंद सरस्वती उदयपुर आए थे। सज्जन सिंह ने श्यामल दास को कविराज की उपाधि दी। ठीक है, सज्जन सिंह श्यामल दास को कविराज की उपाधि देंगे। लास्ट फतेह सिंह के टाइम पर ही, ये फतेह सिंह ही हैं, है ना, जिनकी वजह से बिजोलिया आंदोलन जो होता है वो शुरू हो जाता है। और उदयपुर में 1879 में सज्जन निवास बाग में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना होगी। राजपूतों में बाल विवाह, बहु विवाह, फिजूल खर्ची पर रोक लगेगी। 1903 में एडवर्ड सेवन के राज्याभिषेक में शामिल होने के लिए दिल्ली गए, किंतु ये गए थे दिल्ली, लेकिन केसरी सिंह बारठ ने इनको चेतावनी राज चुंगटिया सुना दिया, वो पढ़कर सुना दिया और ये उदयपुर वापस लौट आए। 1911 में दिल्ली में जॉर्ज V के दरबार में भी शामिल नहीं हुए। तो फतेह सिंह बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ होगा। ये आपको आंदोलनों के अंदर भी मैंने आपको अच्छे से कराया है। मेवाड़ शासन जो है वो अपना कंप्लीट होता है। मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग महाराणा प्रताप पढ़ना है, महाराणा सांगा पढ़ना है, राज सिंह पढ़ना है फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन बाकी राजस्थान जीके के अंदर सब कुछ कवर होता है। कल भी एक वीडियो अपलोड की गई थी लेकिन अधूरी रह गई, तो ये पार्ट आज अपलोड कर दिया गया है। अब दोनों पार्ट्स आपको मिक्स होकर भी एक वीडियो के अंदर मर्ज कर भी मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।